गुड इवनिंग विनीत। राम राम गौरव। आ जाइए सभी लोग जल्दी। आइए उदय जल्दी। गुड इवनिंग। जल्दी आइए सभी लोग, जल्दी लाइव होइए। राम राम रवि। बट जल्दी आइए दिनेश जी। वेलकम आपका टाइम्स कोचिंग में। दिनेश जी आप लखनऊ से हैं, ठीक है। जल्दी आइए सभी लोग। आइए आप लोग आते जाइए, हम शुरू करते हैं। ये होगा आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 ये होगा प्रोटेक्शन इन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। होगा ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट of interest of minorities. अल्प संख्यक वर्गों के अल्पसंख्यक वर्गों के
हितों का संरक्षण। हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। सबसे पहले आप ये समझिए, इस आर्टिकल के टाइटल में दिया गया है अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज, तो इसके टाइटल्स में दिया गया है अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज। बट ये मत समझिए कि ये आर्टिकल जो फ्रीडम जो अवसर देता है सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए, बिल्कुल नहीं। ये जो व्यवस्था दिया है आर्टिकल 29, ये सिर्फ माइनॉरिटीज के व्यवस्था नहीं है, भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए। अंडर आर्टिकल 29 कहा गया है आर्टिकल 29 पार्ट फर्स्ट में कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों की अपनी मूल विशेषता, अपनी लिपि, कल्चर, संस्कृति को बनाए रखने का कंप्लीटली पूरा अधिकार है। तो अंडर आर्टिकल 1921 अंडर आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29 के पार्ट फर्स्ट में कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों की अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी कल्चर, संस्कृति को मेंटेन रखने, बनाए रखने का पूरा अधिकार है। 29 पार्ट फर्स्ट ये बात क्लियर होता है कि 29 में जो स्टार्टिंग में माइनॉरिटी वर्ड यूज किया गया है, अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ ये टाइटल में है। बस वास्तव में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर अंडर आर्टिकल 29 जो फ्रीडम अवसर दिए हैं, ये भारत के सभी नागरिकों के लिए, यानी सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं। आर्टिकल 29 के सेकेंड पार्ट में कहा गया है सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होंगे, जो भी सरकारी शिक्षण संस्थान होंगे, जो भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सरकारी शिक्षण संस्थान होंगे, उसमें एडमिशन प्रवेश में कुछ वर्ड दिए गए हैं, कुछ ग्राउंड दिए गए हैं और कहा गया है कि उनके आधार पर एडमिशन प्रवेश के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये वर्ड क्या दिया गया है? वर्ड दिया गया है इस प्रकार से। ये 29 के पार्ट फर्स्ट की बात हम लोग की है। सेकेंड में जो भेदभाव करने से रोका गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ये ग्राउंड दिया गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा, धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा, यानी रिलीजन, रेस, कास्ट, एंड लैंग्वेज, इनके आधार पर कोई भेद भाव नहीं किया जाएगा, रोका गया। लेकिन एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसको ध्यान दिया जाए। केस था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई केस में अच्छा अमृत राज कुछ कह रहे हैं कि वी सर आप अपनी तरफ से प्लीज टेक्निकल टीम से बात कीजिए। क्या प्रॉब्लम है अमृत राज जी? अमृत राज सर, मेरे मोबाइल में लाइव क्लास के समय कभी भी आवाज नहीं आती
और हम टेक्निकल टीम से बात करके थक चुके हैं। सर आप भी चलिए अमृत राज जी, आज हम बात करते हैं। आप ऐसा कीजिए, अपना नंबर दे दीजिएगा, कमेंट में अपनी नंबर दे दीजिए, कांटेक्ट नंबर जिस मोबाइल पर देखते हैं, तो उसके रेफरेंस में ही बात करना ठीक रहेगा। तो अमृत राज अपने कमेंट में नंबर ये नोट कर लीजिए, ये नंबर नोट कर लीजिए, इन है फीड कर लीजिए। तो अमृत राज जी आपका मोबाइल नंबर मैंने ले लिया, फीड हो गया है, हो गया फीड। तो मोबाइल नंबर आपका फिट कर लिए। क्लास से निकलने के बाद हम टेक्निकल टीम से बात करेंगे और संभव है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर सॉल्व नहीं होता है तो कल हमारे कांटेक्ट नंबर पर आप फोन करके बता दीजिएगा अभी सॉल्व नहीं हुआ, ये बात जरूर हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। अगर सॉल्व हो गया तो इस बात की खुशी भी हमसे इजहार कीजिएगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आज मैं उनको बता दूंगा, कल अपना रिएक्शन प्रतिक्रिया दीजिएगा, ठीक है। आइए अमृत जी, अब हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि एजुकेशनल जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी जो भी सरकारी शिक्षण संस्थान है, उनमें किसी व्यक्ति को एडमिशन में, हम आप कोई भी इंडियन सिटीजन एडमिशन के लिए जाते हैं अपने बच्चे अपने भाई के लिए, तो इनके आधार पर भेदभाव एडमिशन लेने में नहीं होगा। आधार क्या है, ये शब्द मैंने लिखा है। तो इनके आधार पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन किसी भी तरह से एडमिशन के मामले में भेदभाव नहीं करेगा। आइए, एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, केस था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, यानी शांताबाई नाम की एक गर्ल स्टूडेंट जिनके एडमिशन के मामले में इस प्रकार से भेदभाव किया गया। एडमिशन के मामले में जब भेदभाव हुआ तो शांताबाई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और शांताबाई ने जो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर हियरिंग किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में दिया क्या, उसने डिसीजन में दिया कि शांताबाई के एडमिशन के मामले जो भेदभाव किया गया है, उस भेदभाव का ग्राउंड है सेक्स, यानी भेदभाव का ग्राउंड है लिंग, सेक्स। तो सेक्स के बेसिस पर भेदभाव किया गया है, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 में जो भेदभाव करने से रोकने का ग्राउंड दिया गया है वो ये है रिलीजन, रेस्ट, कास्ट, लैंग्वेज, यानी इन 4 वर्ड में कहीं भी सेक्स नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एडमिशन के मामले में सेक्स बेसिस पर, लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया है वो कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन नहीं है, क्योंकि अंडर आर्टिकल 29 पार्ट सेकंड में सेक्स वर्ड मेंशन नहीं है, उल्लेख नहीं है। रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, क्लियर, अब समझ गए होंगे। इसी के साथ आर्टिकल 29, अब यहां से कमीशन कैसे क्वेश्चन करेगा ये भी समझिए। 4 वर्ड जो मैंने दिया, कमीशन इनमें से एक वर्ड दे देगा। सीएपीएफ, पीसीएस, पीटी दे रहे हैं, पूछेगा कि 4 वर्ड जो दिए गए हैं कि एडमिशन के मामले में भेदभाव करने का, इनमें से कौन एक वर्ड है, या इनमें से 3 दे दिया, एबीसी डी में दे दिया कोई और, कि 4 वर्ड जो दिए गए हैं उनमें से कौन एक नहीं है। कमीशन ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। 29 के पार्ट 3 में दिया गया कि जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें गवर्नमेंट किसी भी तरह से एड, सहयोग, सहायता करने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मामले में भी भेदभाव गवर्नमेंट न कर सके, ये भी व्यवस्था 29 में। और इसी के बाद अब हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल, और नेक्स्ट आर्टिकल होगा 30, अनुच्छेद 30। आइए देखा जाए आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 की व्यवस्था इस प्रकार से दी गई, यह है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का
अधिकार। तो ये है अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। राइट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, right of minorities to establish and administer educational institution। तो ये व्यवस्था दिया गया है अंडर दिस आर्टिकल। तो अंडर आर्टिकल 30 ये दिया गया है माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, यानी जो भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है उनसे संबंधित व्यवस्था इसमें दिए गए। तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो व्यवस्था है उनके बारे में हम लोग बातें करें। देखिए, सबसे पहले देखिए, माइनॉरिटी से रिलेटेड एसएसबी इंटरव्यू में आपको काफी उलझाए जाते हैं, बट आज ध्यान से हमारी बातें सुनिएगा। जो डाउट हो कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट जो एसएसबी में इंटरव्यू में उलझाए जाते हैं, आज उलझने के चांसेस नहीं। अमृतराज जी का फिर कोई कमेंट है, थोड़ा देख लें, बड़ा लंबा कमेंट लिखे हैं। अमृतराज, वीडियो के राइट साइड में म्यूट का बटन है, वहां से हो जाएगा। अमृत, अच्छा कोई और लिख रहा है। चलिए अमृत, अगर इस तरह का कोई व्यवस्था हो तो आप कर लीजिएगा, संभव हो, और नहीं तो नंबर हम ले लिए हैं, हम वहां बताएंगे, संभव है हो जाए। चलिए कोई नहीं, हम लोग देखते हैं। गौरव माहौर का भी कुछ बात है, बट सर कास्ट के हिसाब से मेरिट तो अलग अलग लगता है, जनरल की अलग, ओबीसी की अलग, एससी की अलग। तो गौरव, ये आप क्या कहना क्या चाहते हैं? ये तो आपकी बात समझ में नहीं आई कि कहना क्या चाहते हैं। गौरव, ये क्लास है, क्लास में कोई जरूरी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तभी, अननेसेसरी कमेंट आप लोग ना दें। आखिर कहना क्या चाहते हैं गौरव? मेरिट बनता है ठीक है, लेकिन आपका कहना क्या है ये तो क्लियर नहीं हो रहा है, और क्लास का टाइम आप खा गए। तो वही कमेंट कीजिए जो डाउट हो आपका सॉल्व हो, जो क्वेश्चन है सॉल्व हो। अननेसेसरी कमेंट आप लोग न दिया करें। जो कमेंट जरूरी समझकर टीचर पढ़े और उसके बाद लगे फालतू है, कोई आप सजेशन देना, प्लीज सजेशन कहीं कुछ नहीं। जो डाउट जो क्वेश्चन हो वो पूछें, अपने ज्ञान को अच्छे ढंग से डेवलप करें, ये उद्देश्य रखें। बस इतने के लिए कमेंट का इस्तेमाल करें, अननेसेसरी नहीं। अगर इतना करेंगे तो आपको भी फायदा और साथ साथ टाइम भी मिसयूज नहीं होगा, सभी स्टूडेंट को फायदा होगा। ठीक है, तो आप गौरव कुछ कह रहे हैं कि 29 सेकेंड में सर आपने बताया कि एडमिशन में कोई बिहेव से मतलब जो ग्राउंड मैंने बताया उस आधार पर किसी तरह से भेदभाव नहीं होगा। जैसे धर्म के आधार पर कोई सरकारी शिक्षण संस्था एडमिशन के मामले में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, समझ गए होंगे। लैंग्वेज के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, ये सारी बातें मैंने दिया है। रेस, कास्ट, इनके आधार पर भेदभाव नहीं। अब समझ गए होंगे गौरव। अगर न समझे हो अभी तो नो लिखिए, और समझ गए होंगे तो यस लिखिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था है जो अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। लेकिन ये 4 वर्ड जो दिया गया है उसमें सेक्स, लिंग नहीं है। और इस प्रकार से जो केस मैंने बताया, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के साथ जो एडमिशन में भेदभाव हुआ वो सेक्स के बेसिस पर, लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ, इसलिए उन्होंने चैलेंज किया।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बात समझ गई कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 29 में सेक्स वर्ड मेंशन नहीं है, इसलिए इनके साथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा भेदभाव किया जाना कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन नहीं। समझ गए होंगे? तो इस तरह से व्यवस्था। आइए अब हम लोग नेक्स्ट बातें देखते हैं, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस तरह से, जैसे 30 की बात देखा जाए तो इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले आपको यह बता दूं माइनॉरिटी से मीनिंग क्या है। सुप्रीम कोर्ट में माइनॉरिटी से संबंधित केस जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में दिया है कि इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का हाफ से कम पॉपुलेशन माइनॉरिटी के लिए। आप लोगों से यहां मैं क्वेश्चन भी पूछ लूं, यूपीपीसीएस इसी आर्टिकल से रिलेटेड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है, और पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है, उस ऑप्शन को पहले मैं दिखा दूं, फिर आप लोगों से क्वेश्चन बताऊंगा। ये 4 ऑप्शन दिया था, और ऑप्शन में दिया था ये रिलीजन, और नेक्स्ट दिया था लैंग्वेज, और नेक्स्ट दिया था ये रिलीजन, लैंग्वेज, और नेक्स्ट दिया था कास्ट यानी जाति, और नेक्स्ट था नन ऑफ दिस। क्वेश्चन सभी लोग देख लीजिए। यूपीपीसीएस का एक क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है धर्म रिलीजन, सेकंड भाषा लैंग्वेज, और नेक्स्ट दिया गया है कास्ट जाति, डी है नन ऑफ दिस। यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था कि माइनॉरिटीज का इनमें से कौन सा ग्राउंड नहीं है, यानी अल्पसंख्यक का जो ग्राउंड है हमारे देश के संविधान में, किस आधार पर अल्पसंख्यक की बात की गई है, कौन सा ग्राउंड, जो 3 ग्राउंड दिए हैं डी नॉन ऑफ दिस, तो कौन सा माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक का ग्राउंड नहीं है, अल्पसंख्यक का कौन आधार नहीं है, यानी किस आधार पर अल्पसंख्यक की व्यवस्था है जानते हैं, तो किस आधार पर नहीं है ये सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप लोग बताइए हमारे भारत के संविधान में किस आधार पर माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक को आधार नहीं माना गया? बोलिए, ये ऑप्शन दिए गए हैं, जवाब दीजिए। तो जो भी जवाब देना चाहे ABCD जिसमें अपना जवाब दे सकते हैं, जल्दी अपना जवाब दीजिए कमेंट में, जल्दी। ठीक है, एक लोगों ने जवाब दिया, दिनेश ने। नेक्स्ट कोई गौरव, अनिल, कोई जवाब दीजिए। बोलिए जल्दी। किसी के पास जवाब नहीं है, सिर्फ दिनेश जवाब दिए हैं, और लोग भी दीजिए। योगेंद्र ने भी जवाब दे दिया, और कोई जल्दी जवाब दीजिए। 1 मिनट का टाइम सिर्फ अब दे रहा हूं, 1 मिनट में डिसीजन ले लीजिए जल्दी। तो गौरव का भी जवाब नहीं आया, अमृत का भी जवाब नहीं आया, अभिषेक का जवाब आ गया, उदय का आ गया, योगेंद्र, दिनेश, इन सभी का जवाब आ गया। जल्दी जो भी जवाब देना चाहें। रवि का भी जवाब आ गया, जल्दी। अब जवाब आप लोग सुन लीजिए, इसका सही जवाब होगा सी, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज की जो बात की गई है उसका ग्राउंड है लैंग्वेज यानी भाषा, और दूसरा ग्राउंड है ये है रिलीजन। तो लैंग्वेज और रिलीजन 2 ग्राउंड है, कास्ट जो दिया गया है ये गलत है। तो यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ चुका है इनमें से किस ग्राउंड पर माइनॉरिटीज की व्यवस्था नहीं है, तो आपका सही जवाब होगा कास्ट। लैंग्वेज के आधार पर माइनॉरिटीज की व्यवस्था है, और साथ साथ देखा जाए तो लैंग्वेज के साथ साथ रिलीजन, धर्म के आधार पर। अब देखिए माइनॉरिटीज किसको कहा गया है, ये यूपीपीसीएस आज से 6 साल पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, आप पीटी के सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर में देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। आपसे कमीशन अगर क्वेश्चन करता है कि माइनॉरिटीज सुप्रीम कोर्ट किस तरह से डिफाइन किया है, तो इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का जिस रिलीजन के लोगों की पॉपुलेशन हाफ से कम है उनको कहा जाएगा, उन रिलीजन, उन धर्म के लोगों को कहा जाएगा माइनॉरिटी। इंडिया में जो नागरिक है, हमारे सिटीजन, भारत के नागरिक, अगर उनके लैंग्वेज के
उस लैंग्वेज के बेसिस पर जो लोग हैं, किसी लैंग्वेज की टोटल पॉपुलेशन का आधे से कम है पॉपुलेशन, तो उस लैंग्वेज के लोगों को कहा जाएगा माइनॉरिटी। और दो ही ग्राउंड है, लैंग्वेज एंड रिलीजन। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, मैंने ऑल ओवर इंडिया के पॉपुलेशन जनसंख्या की बात किया हूं, किसी स्टेट की जनसंख्या, किसी डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या नहीं। ये ध्यान देंगे तो आप समझ सकते हैं कि धर्म के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर मेजॉरिटी में आपके कंट्री में कौन है, तो आपका जवाब होगा हिंदू, यानी आधे से ज्यादा पॉपुलेशन। तो आधा या आधे से जिनका ज्यादा पॉपुलेशन होगा वही मेजॉरिटी में, यानी अन्य जितने होंगे सभी माइनॉरिटी, यानी आधे से कम की बात है तो आधे से कम में सभी आ जाएंगे। आधा या आधे से ज्यादा तो एक ही होगा रिलीजन। इस प्रकार से लैंग्वेज की बात है, ये भी आप जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहां माइनॉरिटी की ग्राउंड है, ये व्यवस्था है। माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मैनेज करने और एडमिनिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था दी गई है, अधिकार, अब इनकी बातें मैं करता हूं। जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, अगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेज करने की जो व्यवस्था है, सच्ची स्थिति क्या है आज के डेट में, मैं कुछ केसेस सुनाकर आपको क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, एक केस था, माइनॉरिटीज कॉलेज था और लिली कुरियन उस माइनॉरिटीज कॉलेज के प्रिंसिपल थे। एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था लेविना। कुछ मिस्टेक लेविना प्रोफेसर से हुआ। प्रिंसिपल लिली कुरियन जो माइनॉरिटीज कॉलेज के प्रिंसिपल थे, लेविना को नौकरी से सस्पेंड कर दी। जब सस्पेंड कर दिए तो सभी प्रोफेसर को बड़ा तकलीफ हुआ कि मामूली सी गलती के लिए कोई और पनिशमेंट दे सकते थे, 1-2 दिन का वेतन काटना, बट सस्पेंड करना, सस्पेंड नहीं, नौकरी से डिसमिस कर दिए। तो इतनी छोटी सी गलती के लिए नौकरी से डिसमिस करना कोई मतलब नहीं। सभी प्रोफेसर ने लेविना को समझाया कि आप जिस यूनिवर्सिटी से हमारा कॉलेज अटैच है, बस उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पास एप्लीकेशन दीजिए, अपनी बातों को रखिए, संभव है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो प्रोफेसर लेविना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पास एप्लीकेशन दिए, अपनी बातों को बोले, और इस प्रकार से क्या हुआ, वाइस चांसलर ने उनको नौकरी पर बहाल कर दिया। अगेन जब नौकरी में आ गए तो ऐसे परिस्थिति में माइनॉरिटीज कॉलेज के प्रिंसिपल लिली कुरियन ने समझा कि माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन के मामले में वाइस चांसलर का अननेसेसरी इंटरफेयर है, अनावश्यक हस्तक्षेप वाइस चांसलर ने किया है। इसलिए उस माइनॉरिटीज कॉलेज के प्रिंसिपल लिली कुरियन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। और सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया वाइस चांसलर के अगेंस्ट, प्रोफेसर लेविना के अगेंस्ट, तो यह केस था लिली कुरियन वर्सेज लेविना, लिली कुरियन बनाम लेविना। और इस केस में हमारा सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो दिया, इस प्रकार से डिसीजन सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन ने दिया कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने जो एक्शन लिया, जो कार्रवाई किया, वो पूरी तरह से माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन के मामले में अननेसेसरी इंटरफेयर है और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन किया। अर्थात माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में माइनॉरिटीज को अपने अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेज करने का फ्रीडम है। यह रहा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन कुछ और भी डिसीजन सुना दूं ताकि क्लियर हो जाए। केरल राज्य में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन थे, आप जानते होंगे हमारे देश में केरल एजुकेशन के मामले में जाना जाता है, तो केरल राज्य में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन थे, वहां पर माइनॉरिटीज एसोसिएशन ने इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे ऐसे न्यू स्टैंडर्ड मानक तैयार किए जिसके द्वारा टीचर अपने आप को हर्ट फील करने लगे, टीचर अपने आप को टॉर्चर फील करने लगे। और जानते होंगे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एजुकेशन की क्वालिटी उस बिल्डिंग पर नहीं डिपेंड करता, उनके सुंदर रूपरेखा पर नहीं डिपेंड करता, उस मकान की, उस प्रांगण की रूपरेखा पर नहीं डिपेंड करता है वहां के टीचर पर। और टीचर जब टॉर्चर महसूस करने लगे तो बिना मन के पढ़ाते थे, यानी एजुकेशन की क्वालिटी डाउन होने लगी। पूरे केरल में अदर इंस्टीट्यूशन में भी यही होने लगा, माइनॉरिटीज में भी ऐसा। तो केरल की सरकार चिंतित हुई और केरल की सरकार एजुकेशन बिल लाई। इस बिल को ला करके एक व्यवस्था दिया कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरह से अननेसेसरी रूल रेगुलेशन मानक इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट नहीं करेगा और उन पर कंट्रोल करने की व्यवस्था दिया। सरकार ने समझा कि टीचर हमारे समाज का आइडियल क्लास है, जब इनको फ्रीडम मिलेगा, पूरे मन से पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट को एजुकेशन की क्वालिटी मिलेगी और एजुकेशन की क्वालिटी मेंटेन होगी, अच्छा एजुकेशन होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। जब ऐसा कानून
एजुकेशन बिल लाकर केरल सरकार ने बनाया तो माइनॉरिटीज पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंज किए केरल एजुकेशन बिल के अगेंस्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में दिया कि स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जनता के लिए अच्छे एजुकेशन के लिए समय समय से रूल रेगुलेशन की व्यवस्था करने के लिए ऑथराइज है। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार भी एजुकेशन क्वालिटी मेंटेन करने के लिए टाइम टू टाइम लॉ मेकिंग कर सकती है, सरकार ऑथराइज है। और इस तरह के लॉ मेकिंग अगर एजुकेशन क्वालिटी डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट करती है तो माइनॉरिटीज के मामले में अननेसेसरी इंटरफियर नहीं कहा जाएगा। सरकार को राइट है एजुकेशन को महत्व देना। इस प्रकार से माइनॉरिटीज अपने को बड़े आहत महसूस किए, लेकिन कुछ नहीं। इन सभी बातों से प्रूफ होता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में दिया, इन सभी बातों से प्रूफ होता है कि गवर्नमेंट हो स्टेट या सेंटर, माइनॉरिटीज के मामले टाइम टू टाइम जरूरी जो चेंजिंग है लॉ मेकिंग करना, एजुकेशन क्वालिटी या कंट्री सोसाइटी के फ्यूचर को बेटर के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए उसको अधिकार है। अर्थात माइनॉरिटीज को फ्रीडम है बट अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं है। माइनॉरिटीज को फ्रीडम है बट एक लिमिट में, यानी गवर्नमेंट ऑथराइज है लॉ मेकिंग करके माइनॉरिटीज या अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वह व्यवस्था, न्यू व्यवस्था या एजुकेशन के डेवलपमेंट, अच्छे एजुकेशन के लिए व्यवस्था कर सकता है। तो ये आप समझ गए होंगे माइनॉरिटीज को जो एडमिनिस्ट्रेशन में अधिकार पावर मैनेजमेंट में है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। सरकार को अधिकार है माइनॉरिटीज के मामले में भी लॉ मेकिंग करने का। आप समझ गए होंगे। ये था आर्टिकल 30। हम लोग आगे बात करेंगे आर्टिकल 31। आप समझ लीजिए आर्टिकल 31 हम पढ़ा चुके हैं टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स पढ़ाते वक्त, और मैंने 44 अमेंडमेंट इन 1978 दिखाया था। मैंने आपको बताया कि राइट टू प्रॉपर्टी समाप्त हो गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 से हटाकर पार्ट 12 में डाल दिया गया। आर्टिकल 31 से हटाकर 300A में डाल दिया गया और आज ये फंडामेंटल राइट्स आफ्टर 44 अमेंडमेंट नहीं रहा, एक लीगल राइट रहा। तो आर्टिकल 31 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। आइए देखा जाए अंडर आर्टिकल 32 क्या प्रोविजन। तो अंडर आर्टिकल 32 व्यवस्था है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। यह है अनुच्छेद 32। किस तरह से संवैधानिक उपचार होते हैं 32 के थ्रू, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बातें करें अंडर आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है कि जब कभी भी हमारे आपके फंडामेंटल राइट्स का, हम इंडियन सिटीजन के मूल अधिकारों का किसी भी लॉ से वायोलेशन, उल्लंघन होते हैं तो हम लोग अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्ट जाते हैं। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जब जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को पावर क्या है? सुप्रीम कोर्ट को पावर है 5 रेट्स, 5 रीट
ऑर्डर करने का। ये 5 रिट ऑर्डर करते हैं और 5 रिट्स में जो भी रिट हम आप मुझे समझते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन देकर के उस रिट का डिमांड करते हैं और जुडिशरी उस रिट को ऑर्डर करके हमारे आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देती है, संरक्षण देती है। कमीशन अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि रिट क्या होता है तो आप इस तरह से समझिएगा। ये दे रहे हैं रमन सिंह की सर क्लास रुक रुक कर चल रही है। क्या वास्तव में रुक कर चल रहा है क्या? चलिए, मोबाइल की प्रॉब्लम इनकी होगी। तो अभिषेक जी का भी विचार देख लें। मेरा नाम शो कर रहा है सर। हाँ बिल्कुल, आपका नाम तो अभिषेक जी शो कर रहा है, तो नाम का टेंशन कहां से आया? आपका नाम शो नहीं, अभिषेक जी आपका नाम चमक रहा है। मेरा कमेंट शो नहीं कर रहा है। नहीं, कमेंट भी शो कर रहा है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। आपने कमेंट जो किया है कि मेरा कमेंट शो नहीं कर रहा है, ये कमेंट ही तो है, तो बिल्कुल सही है। अच्छा गौरव माहौर, क्या कंफ्यूजन है? लिखे हैं कंफ्यूजन है सर। बोलिए कंफ्यूजन, व्हाट इज कंफ्यूजन? क्या है? जल्दी बोलिए, आपका कंफ्यूजन मैं सॉल्व करूं। और दिनेश जी ने दिया है कि सर रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एक और का था। एक और कौन था भाई? बस 4 ही है दिनेश। ये आर्टिकल 29, 15 मत समझिए, वो 15 की बात है जो आपको टेंशन बना हुआ है। मैं आर्टिकल 29 पढ़ा रहा हूं। तो एक और था, इसी तरह से जबरदस्ती उलझन आप लोग लेते हैं दिनेश जी। वहां पर जो व्यवस्था दिया गया आरक्षण का मैटर है, यहां नहीं है। ये एडमिशन की बात की है, ये अलग मैटर है। तो यहां पर 4 ही है। और दिनेश ये डाउट आप दूर कर लें। अगर दूर हो गया हो तो यस लिखें, ना दूर हो गया हो तो और मैं क्लियर करूंगा। फिर से सुन लीजिए, 29 में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से भेदभाव करने से रोका गया है, उसका ग्राउंड 4 ही है जो मैंने लिखा था, 5वां नहीं है। कोई टेंशन नहीं। और अगर हमारी बात समझ गए तो दिनेश जल्दी लिखिए यस, नहीं समझे हो तो नो। अभिषेक ने लिखा है, ठीक है अभिषेक, बिल्कुल टेंशन न रहिए, आपका कमेंट पढ़ा जा रहा है। गौरव का ये क्या लिखे हैं? दूर हो गई सर, ठीक है। एक कमेंट काफी पहले किया था, चलिए हो गया। सभी के विचार हमने देख लिया, आपके कमेंट भी पढ़ लिया और आपके डाउट भी दूर हो गए। क्लास में चल रहे हैं। तो अब हम लोग बातें करेंगे अंडर आर्टिकल 32 जो व्यवस्था है, जब हम आप इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स, हम आप भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार किसी भी लॉ, किसी भी कानून से अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग डायरेक्ट जाते हैं अंडर आर्टिकल 32। कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट ऑथराइज है कितने रिट ऑर्डर करने के लिए? 5। तो ये 5 रिट जो ऑर्डर करता है सुप्रीम कोर्ट, इन्हीं 5 में से कोई एक रिट हम आप एप्लीकेशन दे करके रिक्वेस्ट डिमांड करते हैं और उस रिट को ऑर्डर करके सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? आपके हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन देता है। कमीशन आपसे प्रश्न करता है, पूछ चुका है सीपीओ में, ये एसएससी में भी पूछ चुका है, सीजीएल में, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनमें से कौन है? मूलाधिकारों का संरक्षक इनमें से कौन है? ऑप्शन दिया था प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन। आपका जवाब सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आगे समझिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 226। अंडर दिस आर्टिकल जब हमारे आपके फंडामेंटल राइट्स को वायोलेशन, उल्लंघन होते हैं किसी लॉ से, तो अंडर दिस आर्टिकल हम लोग रिट की एप्लीकेशन देते हैं हाई कोर्ट। यानी हाई कोर्ट को हमारा संविधान पावर दिया है, अंडर आर्टिकल 226 पावर दिया है 5 रिट्स ऑर्डर करने। तो 5 रिट ऑर्डर करने के लिए इनको पावर दिया है संविधान, और इन्हीं 5 में से कोई एक एप्लीकेशन देकर डिमांड करते हैं हाई कोर्ट से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन एसएससी कमीशन नहीं पूछा है, और रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम होता है सेक्रेटरीट सचिवालय में, उसमें भी पूछा गया है कि हाई कोर्ट रिट ऑर्डर करने के लिए ऑथराइज है अंडर विच आर्टिकल। आपका जवाब सही ऑप्शन यही था 226। आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से आप समझिए 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर है, 226 हाई कोर्ट। अंतर क्या है? 32 में जो सुप्रीम कोर्ट को पावर है रीट करने को, ऑर्डर करने को, यह सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन के केस में, अदर मैटर में नहीं।
जबकि हाई कोर्ट को पावर है फंडामेंटल राइट्स के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी ये रिट ऑर्डर करते हैं। तो यह हाई कोर्ट को एक्स्ट्रा पावर हो जाता है, जो फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों के अतिरिक्त भी मामले में ऑथराइज हैं हाई कोर्ट्स जो रिट ऑर्डर कर सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ओनली सिर्फ और सिर्फ किस में, फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन के केस में। इस प्रकार से अब जवाब दे सकते हैं, ये डिफरेंसेस हैं। अब ये 5 रिट्स की बात है, सेपरेटली एक एक रिट हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट रिट ये होगा हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। आइए देखा जाए हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है, इसमें व्यवस्था इस प्रकार से दिया गया। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में जो व्यवस्था दिया गया है वो इस प्रकार से, जब कभी भी आपके हमारे घर से किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने बंदी बना लिया है, तो पर्सनल लिबर्टी के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में अपने घर के उस व्यक्ति को, अपने फैमिली मेंबर को फ्री मुक्त कराने के लिए हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देकर रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं हैबियस कॉर्पस का। और सुप्रीम कोर्ट जब इस रिट को ऑर्डर करता है तो उस ऑर्डर में ये बातें देता है, जिस व्यक्ति ने बंदी बनाया है उसको ऑर्डर करता है कि सशरीर उस व्यक्ति को जिसको आपने बंदी बनाया है कोर्ट में लेकर प्रेजेंट हुई। आप ये सोच रहे हैं वो सशरीर से मीनिंग क्या है, समझिए। देखिए, हम आप जब तक जीवित होते हैं इसको बोलते हैं शरीर, इंग्लिश में बॉडी। जैसे ही किसी का डेथ हो गया अब उसको बॉडी नहीं कहते हैं, डेड बॉडी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं शव, शरीर नहीं कहते हैं। तो शरीर से मतलब है लिविंग स्टेज, जीवित अवस्था। और कोर्ट क्यों ऐसा ऑर्डर करता है, इतना फ्रैंकली, इतना क्लियर। अगर ऑर्डर न हो तो संभव है कि वो व्यक्ति कोर्ट में प्रेजेंट करेगा, लेकिन गला दबाकर मारकर प्रेजेंट कर दिया, और उस व्यक्ति की तरफ से एडवोकेट जो होगा वो दलील देगा ये कि कोर्ट का आदेश है सिर्फ प्रेजेंट करना। ये तो बात मेंशन ही नहीं है कि जीवित प्रेजेंट करना है या मृतक। इसलिए इंडिया का कोर्ट कोई भी हो बहुत क्लियर ऑर्डर करता है कि सशरीर कोर्ट में प्रेजेंट कीजिए। सशरीर से मीनिंग है जीवित अवस्था में प्रेजेंट कर दे। अब आगे की बातें सोचेगा कोर्ट यानी जजेस, और गलती पाए उन्होंने कि जोर जबरदस्ती उस व्यक्ति ने आपके फैमिली के किसी मेंबर को बंदी बनाया है, तो जो उचित पनिशमेंट होगा जजेस उनको पनिशमेंट देंगे और आपके फैमिली मेंबर को बाइज्जत सम्मान के साथ घर तक पुलिस सिक्योरिटी में पहुंचाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था है हैबियस कॉर्पस के द्वारा। और हैबियस कॉर्पस जो लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का, इसका मीनिंग है सशरीर प्राप्त करना, जीवित अवस्था। कमीशन आपसे पूछ चुका है कि हैबियस कॉर्पस का डिमांड किस मामले में करते हैं। आपका जवाब होगा पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो हैबियस कॉर्पस की सुविधा नहीं मिल सकती। वो परिस्थिति अब जानिए। इमरान ने लिखा है कि सर हिस्ट्री कब होगी, प्लीज एनटीपीसी से पहले सिलेबस कंप्लीट करा दो। इमरान सबसे पहले बताइए एनटीपीसी का एग्जाम कब है। इमरान जल्दी बोलिए। और क्या इमरान ये बताइए ये एनटीपीसी का बैच है या जीएससी स्पेशल, जल्दी बोलो इमरान। ये जिसमें बेटा तुमने एडमिशन लिया है इमरान, ये बैच क्या एनटीपीसी का बैच है? जल्दी अपनी विचार दो, कमेंट करो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा तुम्हारे जैसे स्टूडेंट से हमारे इतने अच्छे स्टूडेंट की लाइफ अफेक्टेड हो। तो मैं क्लियर जानना चाहूंगा कि तुम होश में आकर कमेंट करो ये बैच क्या एनटीपीसी का है या जीएससी स्पेशल का। और तुम मुझे आदेश कर रहे हो कि जल्दी कंप्लीट करो, एनटीपीसी का बैच है, जल्दी अपना विचार दो। अगर 2-4 दिन में कंप्लीट चाहते हो एनटीपीसी देना है तो तुम्हारी व्यवस्था है, यहां से निकाल दिया जाएगा। बाकी की लाइफ इफेक्टेड ना हो। सभी हमारे टीचर, टाइम्स के टीचर डिटेल आप सभी स्टूडेंट को नॉलेज देंगे। इमरान जैसे फालतू टाइप के स्टूडेंट के लिए जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म नहीं करेंगे। डिटेल
इसमें बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो सीडीएस अपना उद्देश्य रखें, सीएपीएफ देना है, पीसीएस एग्जाम देना है। हम टाइम्स के लोग उनके लिए पढ़ा रहे हैं। इमरान जैसे लोग जो टाइम्स मानकर जीएससी स्पेशल में एडमिशन लिए हैं, भूल जाओ इसको। तुम्हें चपरासी का एग्जाम देना है तो ये चपरासी का बैच नहीं है। ये हम लोग एडमिशन जो दिए हैं एनटीपीसी नाम से नहीं दिए हैं, ये जीएससी स्पेशल बैच है। और आदेश कर रहे हो कब जल्दी खत्म करो, तो संभल जाओ इमरान। जो टाइम दिया गया है उस अनुसार आराम से हम लोग पढ़ाएंगे, डिटेल और डिटेल नोट्स सबकी लाइफ को ध्यान में रखते हुए। एक आदमी के कहने से एनटीपीसी एग्जाम में खत्म कर दो, चपरासी का एग्जाम में खत्म कर दो, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? और ये हम लोग नहीं कहे हैं कि 15 दिन के अंदर खत्म करेंगे, 1 महीने में। जो वादा किए हैं उनके अनुसार वादा हम लोग ये भी किए हैं कि क्वालिटी देंगे। आज सैकड़ों स्टूडेंट पर डे हम लोगों के पास एसएमएस करते हैं कि आप लोग जो पढ़ा रहे हैं क्वालिटी दे रहे हैं, उससे पीसीएस हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, सीडीएस सीएपीएफ, उसी उद्देश्य पर हम लोग चलेंगे। ये ध्यान दो, कभी दोबारा मत करना कि एनटीपीसी है जल्दी खत्म करो, ये करो, हिस्ट्री लगा दो, ये खत्म कर दो, तो इमरान संभल जाओ। ये 3-5 नहीं। क्लियर? ऐसा नहीं है कि 5 महीने कंप्लीट हो गया, हमने पूरा नहीं किया कोर्स। जो वादा किए हैं उसके अनुसार आराम से चल रहे। ठीक है, आ जाओ। तो इस प्रकार से किस परिस्थिति में रीट की सुविधा नहीं है, यह ध्यान दीजिए। तो कहां पर रीट नहीं मिलेगा हाईवेस कॉर्पस का, यह ध्यान दीजिएगा। यह होगा नॉट अवेलेबल। क्लास चल रहा है, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक रीट, सभी ध्यान दे रहे हैं और इनके पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं है, कूद फान वाले हैं, तो रीट में ध्यान नहीं, कोई डाउट नहीं। बस इनका एनटीपीसी है, अभी खत्म कर दो, कुछ मत पढ़ाओ, इतने बहादुर चले हैं। नॉट अवेलेबल यानी कहां पर हैवियस कॉर्पस की सुविधा नहीं मिलेगी, हम लोग इसको बातें करेंगे। किस तरह से नहीं सुविधा मिलेगा, कौन सी परिस्थिति होगी जो बंदी प्रत्यक्षकरण की सुविधा नहीं मिलेगी, यानी उपलब्ध नहीं होगा, उनकी बातें मैं समझाने चल रहा हूं। और यह व्यवस्था इस तरह से, जब कभी भी हमारे कंट्री में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ यानी हिंदी में इसको बोलते हैं निवारक निरोध कानून। निवारक निरोध कानून ये, और निवारक निरोध कानून प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो व्यवस्था दिया गया है, ये जो व्यवस्था दिया गया, हां सौरभ मिश्रा लिख रहे हैं कि हाई कोर्ट 6 रेट। सौरभ मिश्रा कहां आपने पढ़ लिया हाई कोर्ट 6 रेट, जल्दी बताइए। हमने कहा हाई कोर्ट में कितना रेट लिखा था? 5। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को सेम रेट, कितने रेट? 5। सौरभ मिश्रा अगर आप कहीं पढ़ लिए हैं 6 रेट तो बहुत गलत पढ़े हैं, और जहां पढ़े हैं सबूत भी बता दीजिए कहां। तो इसलिए सभी लोग क्लियर हो लें, मैंने 5 रेट लिखा था, 5 ही है, और उसका एविडेंस मैंने दिया आर्टिकल 226 बाई हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 बाई सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और 6 रेट जो सौरभ मिश्रा ने पढ़ा है, ये गलतफहमी अपनी दूर कर लीजिए। अगर कहीं पढ़े हैं सोर्सेज बताइए, जल्दी लिखिए। सौरभ मिश्रा। मोनिका का क्वेश्चन है, सर व्हाट इज रेट। सुनिए मोनिका, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, मैंने अभी एक बार बताया, अगेन बता रहा हूं। जब कभी भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज रेट, रेट क्या है, तो आप बताइए ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन यानी मूल संविधान में रेट की व्यवस्था इस प्रकार से की गई। सीधे से बताइए कि जब कभी भी फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन, इंडियन पब्लिक, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का कभी भी किसी लॉ से वायोलेशन, उल्लंघन होता है, तो ऐसे परिस्थिति में इंडियन पब्लिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अकॉर्डिंगली आर्टिकल बता चुके हैं, अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देकर अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन की मांग करते हैं। और इस तरह से रिलेटेड कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रीट ऑर्डर करके और पब्लिक के, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रोटेक्शन, संरक्षण देते हैं। समझ गए होंगे। अब कम वर्ड में रीट को बोलना है तो मोनिका आप ऐसे बोलेंगी,
रिट ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन की एक ऐसा प्रोविजन है जिसके थ्रू इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन संरक्षण किए जाते हैं। क्लियर हो गया? और डिटेल थीम भी मैंने बताया, कम वर्ड में एग्जैक्ट ऐसे बोलना है। क्लियर? और इस तरह से सौरभ मिश्र आपने 6 रिट के बारे में बोला नहीं, सोर्सेस मैंने तो 5 लिखा, आप 6 कहां पढ़ लिए? क्लियर? आइए देखते हैं। तो इस प्रकार से प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, निवारक निरोध कानून के मामले में मैं पिछले क्लास में आर्टिकल 22 पढ़ाते वक्त बता चुका हूं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, निवारक निरोध कानून एक ऐसा कानून है जिसके अंडर पुलिस प्रशासन मात्र डाउट के बेसिस पर कितना 3 मंथ अरेस्ट कर सकती है। और 3 मंथ पुलिस प्रशासन को किसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का सफिशिएंट टाइम है, यानी किसी भी क्रिमिनल, टेररिस्ट, आतंकवादी को बचने का मौका नहीं। अगर कोई जेंटल पर्सन है, सज्जन इंसान, तो उसको भी किसी तरह से गलत तरीके से बिहेव नहीं होगा, कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकता। तो इस तरह से हमारी सोसाइटी के सिक्योरिटी के लिए ये व्यवस्था है। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया था, टाडा, मीसा, पोटा, ये सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ थे। और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और भी परिस्थितियां जहां पर हैबियस कॉर्पस रेट नहीं मिल सकता, और परिस्थितियां क्या है उनको समझिए। और परिस्थितियां इस तरह से, नेक्स्ट परिस्थिति इस प्रकार से, जैसे ये होगा आउटसाइड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, ये होगा आउटसाइड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, आउटसाइड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन यानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर, न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर। समझेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, हमारे यहां ऑफलाइन में क्लास करते हैं, और आप रहने वाले दिल्ली में ऑफलाइन टाइम्स में क्लास कर रहे हैं, आप रहने वाले राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कहीं के भी है। लेकिन हुआ ये कि आप मुखर्जी नगर दिल्ली रह के पढ़ रहे हैं, नाइट 10 PM आपके घर से फोन आया कि आपके बड़े भाई को उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में कोई बाहुबली बंदी बना लिया। आपकी माताजी फोन की रो रही हैं, लेकिन अपने मां को फोन पर समझाए कि मां टेंशन नहीं लेना है, मैं फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी स्टडी किए, और हमें पता है कि भैया को जो बाहुबली बंदी बनाया है उनसे फ्री कैसे करेंगे और बाहुबली को कैसे पनिशमेंट दिलवाएंगे। मां को बड़ा राहत मिला, अपने पिताजी को समझाए, सभी को। फोन जैसे कटा, बस आपने एक एप्लीकेशन तैयार किया। सेकेंड डे, दूसरे दिन मॉर्निंग एक एडवोकेट से कंसल्ट किए और दिल्ली हाई कोर्ट में आपने हैबियस कॉर्पस का एप्लीकेशन दिया। उस एप्लीकेशन पर जब हियरिंग हुआ तो दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस ने ऑर्डर दिया, क्या यह मैटर आउटसाइड ऑफ ज्यूरिडिक्शन है, या केस हमारे न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। ये कहते हुए आपके एप्लीकेशन, आपके रिट का जो डिमांड किए थे उस एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिए, रद्द कर दिए। हैबियस कॉर्पस की सुविधा नहीं मिला। क्या कहते हुए जजेज ने कैंसिल किया? ये मैटर आउटसाइड ऑफ ज्यूरिडिक्शन। समझिएगा क्यों। आप जानते हो कि सभी हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन रेंज डिसाइड है। दिल्ली हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन रेंज है दिल्ली तक, और आपके ब्रदर बंदी बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर, यानी आपको जाना चाहिए उस हाई कोर्ट में बुलंदशहर जिसके रेंज में आता है। तो यह हाई कोर्ट का नाम होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहां जाना चाहिए, या आपको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन ऑल ओवर इंडिया है। तो इस तरह से क्यों आपका एप्लीकेशन कैंसिल हुआ, किस परिस्थिति में हैबियस कॉर्पस की सुविधा नहीं मिलेगी? अगर ऑप्शन में दिया है आउटसाइड ऑफ ज्यूरिडिक्शन, क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से किस परिस्थिति में किसी इंडियन सिटीजन को कोर्ट के द्वारा हैबियस कॉर्पस की सुविधा नहीं मिलेगी। अगर ऑप्शन में दिया है आउटसाइड ऑफ ज्यूरिडिक्शन, न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर, तो आपके पास जवाब यही। नेक्स्ट होगा लॉफुल कंडीशन, विधि सम्मत परिस्थिति। क्लियर? तो माना कि कोई लॉ है और उस लॉ का आपने वायोलेशन किया, उस आधार पर पुलिस अरेस्ट करती है और आपके घर वाले हैबियस कॉर्पस का डिमांड करते हैं। पुलिस प्रशासन कोर्ट में यह प्रूफ दिया कि आपके गिरफ्तारी का ग्राउंड लॉ बताया
इस कानून के अंतर्गत। तो जुडिशरी पुलिस के फेवर में डिसीजन देगी और आपको हेबियस कॉर्पस की सुविधा नहीं मिलेगी। और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट रीट की बात करेंगे। नेक्स्ट रीट होगा मैंडेमस। सेकेंड मैंडेमस, परमादेश। मैंडेमस परमादेश। आइए देखा जाए मैंडेमस परमादेश की व्यवस्था क्या है, इनके बारे में हम लोग देखें। मैंडेमस की जो व्यवस्था दी गई है, यह मैंडेमस रीट उन्हीं परिस्थिति के लिए होता है जो कुछ पोस्ट दिए गए हैं, पब्लिक पोस्ट, सरकारी पद, उन्हीं से संबंधित है। यानी जितने भी पब्लिक पोस्ट, सरकारी पद हैं, हर सरकारी पद की, हर पब्लिक सार्वजनिक पद की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड है। क्या करना है डिसाइड है। कल को आप लोग एसएससी के द्वारा इंस्पेक्टर होंगे, एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एज ए कस्टम इंस्पेक्टर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या पावर, जिम्मेदारी है, डिसाइड होगा। ट्रेनिंग में ही इस बात का नॉलेज होगा। इसी प्रकार से पीसीएस, आईएएस जो भी पोस्ट है वो डिसाइड होता है। तो किसी भी पोस्ट से जो जिम्मेदारी है, अगर उस पोस्ट पर बैठा व्यक्ति उस जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया, नुकसान किसका होगा? पब्लिक का। क्योंकि हर सरकारी पद पर बैठा इंसान पब्लिक सर्वेंट है, आम जनता के सेवा में है, उसको सैलरी, वेतन पब्लिक, देश की जनता देती है। तो नंबर फर्स्ट, अगर उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा हुआ तो नुकसान पब्लिक का। अब पब्लिक उसको कंप्लेन करती है और प्रशासन उसको सॉल्व नहीं करती, तब भी उसका नुकसान। इन दोनों फर्स्ट या सेकंड दोनों सिचुएशन में पब्लिक डिमांड क्या करती है? मैंडेमस की। और इस प्रकार से पब्लिक मैंडेमस के द्वारा प्रयास करती है इस तरह के ऑफिसर को पनिशमेंट दिलाने का। आइए देखते हैं कैसे। तो इस प्रकार से मैंडेमस की जो व्यवस्था दी गई है, इस पूरे थीम को बताया, संभव है अच्छे से नहीं समझोगे। इस मैंडेमस के पूरे थीम को एक कहानी में सुना रहा हूं, आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप हमारे यहां, सपोज कर लीजिए दिल्ली मुखर्जी नगर, ऑफलाइन क्लास में आ रहे हैं अपने स्कूटी बाइक से पढ़ने। मुखर्जी नगर से 8-10 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं, आपका घर है, आ रहे हैं। घर से जब चले हमारे टाइम्स में आने के लिए, तो आपके पीछे 2 चोर बाइक पर सवार लगे थे, लेकिन रास्ते में उनको चोरी छिनैती करने का मौका नहीं मिला। आपका क्लास था 3:30 बजे, 3:05 हो गया था, 3:05। इसलिए जैसे तैसे बाइक कहीं भी खड़ा करके क्लास में, लेक्चर हॉल में एंट्री कर गए। जब एंट्री किए तो दोनों चोर हमारे किसी स्टाफ से पूछे ये अभी जो गए हैं बाइक खड़ा करके क्या करते हैं? स्टाफ बताया हमारे इस बैच के स्टूडेंट हैं। चोरों ने उनसे यह भी पूछ लिया कि कब तक आएंगे, कितनी देर का क्लास है? उसने बता दिया 3 घंटे का क्लास है। अब उस 3 घंटे का इंतजार करना है इधर उधर। जैसे 3 घंटे क्लास चला, वापस बाहर निकले, बाइक पर अभी बैठ रहे हैं, तब तक उस स्टूडेंट के घर से फोन आ गया। फोन अभी कान के पास लगाए, तब तक बाइक पर सवार दोनों चोर पीछे आ गए और इमीडिएट उनके मोबाइल को एक चोर ने झटक लिया। तुरंत सेकेंडों नहीं लगा, दूसरे चोर ने उनके गर्दन में 1,10,000 का सुंदर सा गोल्ड का चैन था, उसने झटक लिया। यानी उनकी मोबाइल थी 80,000 की, चोरी हो गई, और 1,10,000 का गोल्ड का चैन वो भी चोरी हो गया। और जैसे चोरी किए, बस उन चोरों की बाइक की एक्सीलेटर बहुत तेज हुई, बहुत तेज भागने लगे।
जनरली ऐसे मामलों में हमारे आप जैसे लोग पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करते हैं, चोरों की पीछा कम लोग करते हैं। इन कारणों से कि आप हम सामान्य व्यक्ति के पास पेन कॉपी किताब है, आप स्टूडेंट टीचर के पास, लेकिन उनके पास संभव है पिस्तौल होगा, गोली बम होगा। तो जनरली हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन गए, आपने एप्लीकेशन दिया, कंप्लेन किया। सबसे पहले आपने बताया कि 3:30 से 6:30 क्लास था, शाम को 6:30 बजे मुखर्जी नगर दिल्ली जो इंडिया का कैपिटल है, और यहां पर 6:30 बजे चोरी हो, यह बड़ी शर्म की बात है। पुलिस प्रशासन का जो आपने कंप्लेन शिकायत किया, पुलिस को खराब लगा, और पुलिस इंस्पेक्टर एसओचओ ने आपका एफआईआर भी नहीं लॉन्च किया, एप्लीकेशन सामने फेंक दिया। ऐसे हालात में नुकसान उसी की गलती से हुआ, पुलिस मुस्तैद नहीं है, इसलिए शाम को चोरी हो रहा है। आपने कंप्लेन किया, इसको देख करके एप्लीकेशन बस एफआईआर लॉन्च नहीं, फेंक दिया। आप एसओचओ का, इंस्पेक्टर का कंप्लेन करने के लिए डीसीपी के पास पहुंच गए। डीसीपी के पास पहुंचे और कंप्लेन कर रहे हैं उसके सबऑर्डिनेट इंस्पेक्टर का, तो डीसीपी भी नाराज हो गया और वो भी कह रहा है कि भाग जाओ यहां से। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कर रहे थे, उसी समय समझ गए। क्या समझ गए वो लोग समझ गए कि फ्यूचर में सामान्य लोगों के लिए इस तरह से व्यवस्था नहीं होगा, तो बड़े ऑफिसर पब्लिक के अगेंस्ट अत्याचार करेंगे, अत्याचार ये ना कर सकें, पब्लिक उन्हें पनिशमेंट दिला सके, इसलिए ये व्यवस्था उन लोगों ने किया। तो ऐसे हालात सिचुएशन में आप डीसीपी को सबक सिखाने के लिए अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जब ऑर्डर करेगा तो डीसीपी को कॉल करेगा, कोर्ट में डेट मेंशन होगा इस डेट को, सारी बातें उनकी सुना। कोर्ट के जजेज आसानी से समझ गए कि राजधानी हुए सामान चोरी हुए 30-35 दिन हो गए, आज तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ, गलती पुलिस की। शाम को 6:30 बजे मुखर्जी नगर दिल्ली में चोरी हुआ, तो यह गलती पुलिस की, और आज तक एफआईआर लॉन्च नहीं, यह भी गलती पुलिस की। इसलिए क्या किया, इमीडिएट उस पुलिस ऑफिसर को सस्पेंशन ऑर्डर। इतना ही नहीं, तब तक स्टूडेंट ने कहा, योर ऑनर मैं अपनी बात भी कुछ कहना चाहता हूं। ऐसे मामले में जजेज आप स्टूडेंट को निश्चित मौका देंगे। आपने बोला कि एसएससी का मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और इस पुलिस ऑफिसर के कारण हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, इन्होंने इतना धमकाया, मैं मेंटली बहुत टॉर्चर फील किया, टेंशन में नहीं पढ़ पा रहा हूं, और 15 दिन मात्र एग्जाम है, लास्ट अटेम्प्ट है, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। इसलिए कोर्ट ने उनको 15 लाख रुपया फाइन भी चार्ज किया। सच्चाई है, आपके कारण स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद हो गई। और इस प्रकार से फिर क्या हुआ, कोर्ट ने ऑर्डर किया इस स्टूडेंट का गोल्ड का चेन एंड मोबाइल विद इन 48 आवर्स मिल जाना चाहिए, 48 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर। जानते हैं पुलिस अगर चाहे मन से तो 2 दिन नहीं 2 घंटे में मिल जाएगी। कारण क्या होता है, पुलिस को ये रिकॉर्ड होते हैं उनके पास कि अगर मुखर्जी नगर दिल्ली में चोरी हुआ तो मुखर्जी नगर के आसपास राहजनी करने वाले, छिनैती करने वाले कौन हो सकते हैं, उनके पास रिकॉर्ड कई वर्षों का है। उस आधार पर सर्विलांस मशीन में जैसे उनके कॉन्टेक्ट नंबर लगे, एग्जैक्ट लोकेशन मिला, और इस तरह से उनको पकड़ करके, और उनके पास मोबाइल हो, चैन किसी और के पास हो, आसानी से ये उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब पुलिस ऑफिसर ने ये सब उपलब्ध कराए, मोबाइल भी, चैन भी, आप लोग बताइएगा कि क्या ये पुलिस ऑफिसर ने आपको उपलब्ध करवाए? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, जुडिशरी कोर्ट ने ये सब दिलवाया। क्यों? क्योंकि उसी के ऑर्डर से ये अपने औकात में आ गए और आपकी सुविधाओं पर ध्यान दिए, समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो नौकरी भी जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको यह सुविधा जो मिला, आपके अधिकारों का प्रोटेक्शन हुआ, किसके द्वारा हुआ? बाई मैंडेमस, ये इन व्यवस्था के द्वारा। अब हम लोग बातें करेंगे कि मैंडेमस की सुविधा किस परिस्थिति में हमारे संविधान में दिया गया। आइए देखा जाए मैंडेमस की सुविधा कहां पर है। तो आइए देखते हैं हम लोग, अवेलेबल, उपलब्ध, कहां पर यह उपलब्ध है, यह सुविधा कहां मिलेगा। तो मैंडेमस उपलब्ध होने की जो सुविधा है यह है, यह होता है नंबर फर्स्ट एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी, और नंबर नेक्स्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन,
यानी लोक निगम। और नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी। सरकारी कंपनी। तो इन मामलों में मैंडेमस की सुविधा होती है। कोई प्राइवेट कंपनी में है और उसका कोई ऑफिसर कोई बड़े पद पर है, आपका नुकसान हुआ, तो उसके अगेंस्ट आप मैंडेमस की एप्लीकेशन नहीं दे सकते। सरकारी कंपनी में है तो ही, पब्लिक कॉर्पोरेशन है तो, और कोई भी सरकारी पद है, एग्जीक्यूटिव पद, तो भी डिमांड कर सकते हैं। ये परिस्थितियां हैं। कहां पर मैंडेमस की सुविधा नहीं मिलेगी, अब इनकी बात मैं करने चल रहा हूं। तो हम लोग अब बातें करेंगे नॉट अवेलेबल, उपलब्ध नहीं। कहां पर यह सुविधा नहीं मिलेगी, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देखिएगा, यह होगा प्रेसिडेंट, हिंदी में राष्ट्रपति, और नेक्स्ट होगा गवर्नर, राज्यपाल, और नेक्स्ट होगा प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी यानी निजी कंपनी, और नेक्स्ट होगा प्राइवेट इंडिविजुअल। प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये व्यवस्था है। तो देखिए, मैं पीछे के क्लास में आर्टिकल 14 पढ़ाते वक्त बता चुका हूं कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को अंडर आर्टिकल 361 क्या व्यवस्था है, प्रिविलेजेस। इनके लिए व्यवस्था है विशेषाधिकार। मैं बता चुका हूं आप लोगों को। तो राष्ट्रपति और गवर्नर के अगेंस्ट हम आप मैंडेमस का एप्लीकेशन देंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां भी जाएंगे, कोर्ट एप्लीकेशन कैंसिल कर देगा। इनको राष्ट्रपति और गवर्नर के अगेंस्ट नहीं, ये अंडर आर्टिकल 361 प्रिविलेज है। क्लियर? तो कमीशन आपसे क्वेश्चन करेगा, इनमें से किसके अगेंस्ट किसी भी इंडियन सिटीजन को कोर्ट मैंडेमस को सुविधा नहीं दे सकती। अब ऑप्शन इस तरह से देगा, तहसीलदार, कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर। समझ गए होंगे क्या ऑप्शन होगा, गवर्नर। इनमें से किसके मामले में मैंडेमस की सुविधा मिल सकती है, राष्ट्रपति, गवर्नर, कमिश्नर, नॉन ऑफ दीस। तो समझ गए होंगे कमिश्नर। ऐसे क्वेश्चन होंगे। और इस प्रकार से प्राइवेट जो कंपनी है, मैं अभी बताया हूं, इस मामले में भी किसी पद पर कोई व्यक्ति हो, यह मैंडेमस की सुविधा नहीं। प्राइवेट इंडिविजुअल से मतलब है हम आप जैसे लोग। तो हमारे आपके मामले में जो गवर्नमेंट पोस्ट पर नहीं है और उनके अगेंस्ट मैंडेमस के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो कोर्ट कैंसिल कर देगा, सुविधा नहीं मिलेगा। यह है मैंडेमस। तो कहां सुविधा मिलेगा मैंने अभी एक्सप्लेन किया, कहां नहीं मिलेगा यह भी क्लियर, मैंडेमस क्या है यह भी क्लियर। गौरव का कुछ विचार है, मैं देख लूं क्या क्वेश्चन है। सर, अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट रिटायर्ड हो जाते हैं तब उनके अगेंस्ट रिट जारी की जा सकती है। गौरव ध्यान दीजिए, ये शायद आपका ही डाउट नहीं, ये आपका प्रॉब्लम नहीं, औरों को भी होगा। सभी लोग ध्यान देंगे गौरव के क्वेश्चन को। दरअसल प्रेसिडेंट के लिए व्यवस्था जो है, गवर्नर के लिए इस प्रकार से, रिटायर्ड हो गए तो इनके अगेंस्ट यह सुविधा नहीं। इनके लिए अंडर आर्टिकल 361 यह व्यवस्था है कि पोस्ट से रिटायर्ड हो गए, एज ए पर्सन है, तब भी क्राइम से रिलेटेड कोई केस नहीं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिविल मैटर है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, दीवानी मैटर, तो कैसे करेंगे, 2 महीना पहले सूचना देंगे तब केस करेंगे, यह व्यवस्था है। अर्थात इस तरह से किसी तरह से पनिशेबल ऑर्डर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को कोई रिट ऑर्डर करने का रिटायर्ड होने के बाद भी पावर नहीं है। तो गौरव बिल्कुल क्लियर हो लीजिए, पद पर रहते हुए, पद से रिटायर्ड होने के बाद भी गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं है जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिट ऑर्डर कर सकें, पावर नहीं दिया गया है। रमन सिंह ने लिखा है कि सर एग्जीक्यूटिव के बारे में बता दीजिए। समझिए रमन सिंह, दरअसल एग्जीक्यूटिव के बारे में देखा जाए तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बात देखा जाए या यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो इसमें कहा जाएगा प्राइम मिनिस्टर एंड कंप्लीटली काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री आ गए। और राज्यों के काउंसिल ऑफ एक एग्जीक्यूटिव की बात किया जाए तो चीफ मिनिस्टर और सभी मिनिस्टर्स
स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, राज्य मंत्री परिषद में आ गए। तो स्टेट की एग्जीक्यूटिव आपने देखा सीएम एंड ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडेड अंडर स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी राज्य के मुख्यमंत्री और जितने भी राज्य मंत्री परिषद में मंत्री हैं ये सभी शामिल हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य की कार्यपालिका में। और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव या यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्र के सभी मंत्री। अब समझ गए। बट यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कहा गया तो आपका जवाब प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका का हेड कौन है? गवर्नर। मेरे ख्याल से गौरव अब एग्जीक्यूटिव के बारे में रमन कोई दिक्कत नहीं होगा। और कोई डाउट किसी को? तो मेरे ख्याल से और डाउट नहीं है। हम नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे और जो भी डाउट हो इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन पूछते चलेंगे ताकि डाउट कुछ न रहे। आइए, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे और नेक्स्ट स्टेट होगा ये, नेक्स्ट स्टेट होगा ये होगा थर्ड, प्रोहिबिशन। थर्ड होगा प्रोहिबिशन। थोड़ा सा इसमें इंक डाल दीजिए, है नहीं? मार्कर कैसा है? ब्लू है? ब्लू दे दीजिए। यहां है ही नहीं है। देखिए कहीं ब्लू वाला हो तो। चलिए, तो नेक्स्ट इट है प्रोहिबिशन। नेक्स्ट इट प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। समझेंगे आप लोग प्रोहिबिशन प्रतिषेध का मतलब क्या है। और जहां भी समझने में दिक्कत हो क्वेश्चन जरूर करेंगे, जबरदस्ती डाइजेस्ट नहीं होना चाहिए। एक बार नहीं, एक बार समझाने से नहीं क्लियर हुआ दोबारा पूछें कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ, यह आपका अधिकार है। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जितना क्लियर होंगे उतने ही अच्छे स्कोर करने के चांस है, गलती के चांस नहीं। और यहां से क्वेश्चन सीडीएस, सीएपीएफ, इस तरह से अनेक एग्जाम, आईएएस, पीसीएस हर जगह पूछे गए। तो आप समझिएगा, एसएससी कमीशन भी पूछा है कि पर्सनल लिबर्टी से संबंधित इनमें से कौन सा रीट है। मैं बता ही चुका हूं कौन सा है, हैबियस कॉर्पस। जो कोई बंदी बनाया गया है उसके लिबर्टी के लिए आप एप्लीकेशन देते हैं। तो ये एसएससी का क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट समझे हैं तो। आइए देखा जाए। थर्ड रीट प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। देखिए इसका नाम प्रोहिबिशन इसलिए है क्योंकि कोई भी आपका केस है लोअर कोर्ट, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय में, और आपको अपने एडवोकेट से पता चला कि लोअर कोर्ट आउटसाइड ऑफ जुरिडिक्शन, आउटसाइड ऑफ जुरिडिक्शन काम कर रहा है। तो गौरव जी थैंक यू, बट ऐसा मत समझिए मैं ज्ञाता नहीं हूं, ईश्वर की कृपा है। जो ये भी अच्छी बात है कि आप जैसे अच्छे स्टूडेंट पढ़ाने को मिले, और मेरा प्रयास होगा आपके हर डाउट को सॉल्व करना। बस थैंक यू। आप लोग सम्मान करते हैं हम सभी टाइम्स के स्टूडेंट का, इसके लिए भी आप सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी महानता, समझदारी आप सभी स्टूडेंट की। क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि एका दुका कोई स्टूडेंट शायद गड़बड़ हो सकता है, लेकिन हमारे ऐप्स पे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी लोग रियली अच्छे हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग भविष्य में अच्छा रिजल्ट देंगे। तो आप लोग के बिहेव, आपके पढ़ने के तरीके, आप जो सम्मान देते हैं, सम्मान पूर्वक अपने कमेंट देते हैं, इससे हम लोग भी बहुत उत्साहित होते हैं और लगता है कि आप अच्छे स्टूडेंट। आइए देखा जाए। तो प्रोहिबिशन रेट की जो व्यवस्था दी गई है इस प्रकार से, जैसे आपका कोई केस है, हमारा कोई केस है लोअर कोर्ट में, और लोअर कोर्ट का जज आउटसाइड ऑफ जुरिडिक्शन, न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर काम करने वाला है। यह बात पता कैसे चला? अपने एडवोकेट से। तो आपका जो केस है नुकसान आपका ना हो, इसलिए ऐसे परिस्थिति में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करते वक्त समझ गए कि जब कभी लोअर कोर्ट का जज ऐसा करेगा, ऐसा करने वाला होगा, तो एक सामान्य पब्लिक का बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उन लोगों ने व्यवस्था कर दिया एक इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। अब मैं अभी बताऊंगा इस रीट का नाम प्रोहिबिशन क्यों पड़ा, ये भी कारण समझिए। तो ऐसे परिस्थिति में हम आप जैसे लोग इस रीट का डिमांड करते हैं कि इसमें हाई कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन देते हैं इस रीट का।
और हाई कोर्ट में जब इस रिट का एप्लीकेशन दिए तो ऐसी परिस्थिति में हाई कोर्ट प्रोहिबिशन रिट जब ऑर्डर करता है तो इमीडिएट लोअर कोर्ट को ऐसा करने से रोकता है। प्रोहिबिट करने का, रोकने का काम किया, इस कारण से इस रिट का नाम है प्रोहिबिशन। चूंकि रोकने का काम किया इसलिए वर्क नेचर के आधार पर इसको माना जाता है क्या? इसको माना जाता है निगेटिव, हिंदी में आप कहेंगे नकारात्मक, निगेटिव, नकारात्मक। और नंबर नेक्स्ट देखिए, चूंकि रोक दिया हायर कोर्ट ने तो आपका नुकसान होने से बच गया, तो इसलिए आप इसको यह भी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? ये हायर कोर्ट का जो नेचर है ये है प्रोटेक्टिव, तो इसको आप कहेंगे प्रोटेक्टिव, यानी हिंदी में आप कहेंगे रक्षात्मक, प्रोटेक्टिव, रक्षात्मक, और नुकसान होने से बच गया। तो इस प्रकार से क्यों इसकी रिट की जरूरत पड़ी एक बार फिर बता दूं। जैसे आपका कोई केस है या हमारा कोई केस है लोअर कोर्ट में, अधीनस्थ न्यायालय में आपका हमारा कोई केस है, और लोअर कोर्ट आउटसाइड ऑफ जुरिडिक्शन, लोअर कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर काम करने वाला है। और मैंने अभी बताया ये बात पता कैसे चला? आपका जो एडवोकेट है उससे। तो फिर आप नुकसान से बच सके इसलिए असेंबली के मेंबर व्यवस्था दी है ये प्रोहिबिशन। ऐसे सिचुएशन में जब एप्लीकेशन देकर हाई कोर्ट से प्रोहिबिशन की डिमांड करेंगे, इमीडिएट हाई कोर्ट ऑर्डर करके प्रोहिबिशन रिट ऑर्डर करके रोकने का प्रयास किया, और चूंकि रोक दिया तो रोकने का जो नेचर है ये एक तरह से प्रोहिबिट करना, रोकने का काम है, निषेध करने का, इस कारण से इसका नाम पड़ा है प्रोहिबिशन। गलत करने से रोकता है, और चूंकि रोकने का काम किया इसलिए वर्क नेचर के बेसिस पर हायर कोर्ट के इस रोल को, इस भूमिका को कहते हैं निगेटिव, और रोक दिया तो प्रोटेक्शन हो गया, इसलिए इसको रोल को देखते हुए नेक्स्ट बोलते हैं ये प्रोटेक्टिव नेचर है, और आपका नुकसान होने से बच गया। तो अब हम लोग बातें करेंगे किस परिस्थिति में, कैसे मामले में यह रिट उपलब्ध होता है। तो परिस्थिति इस प्रकार से है, अवेलेबल होगा, किस मामले में उपलब्ध होगा, इसकी बातें हम लोग करते हैं। कहां पर यह रिट उपलब्ध होगा इसकी बातें करेंगे। तो आइए देखा जाए उपलब्ध कहां पर होगा। यह रिट हमको आपको उपलब्ध होगा, नंबर फर्स्ट यह सिचुएशन होगा जुडिशियल, न्यायिक, और नंबर नेक्स्ट क्वासी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक, ट्रिब्यूनल, प्राधिकरण, यह व्यवस्था दिया गया है। अब आइए इनको समझ लिया जाए। हम लोग ये समझेंगे कि आखिर जुडिशियल से मतलब तो सभी लोग जानते हैं, जो भी कोर्ट न्यायपालिका है उनके ऑर्डर जो भी आते हैं वो जुडिशियल मैटर है। क्वासी जुडिशियल क्या है, कितने लोग जानते हैं? आप अपने कमेंट के द्वारा जवाब दे सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं आप स्टूडेंट में जो क्वासी जुडिशियल को जानते हैं? जुडिशियल तो सभी जानते हैं, क्वासी जुडिशियल कितने जानते हैं वो जवाब दे सकते हैं, यस। नहीं जानते हैं, नो। अगर जानते हैं क्वासी जुडिशियल के विषय में तो अपने कमेंट में लिख सकते हैं। जल्दी दीजिए, 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाई क्वासी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक क्या होता है? जल्दी जवाब दीजिए, कोई जल्दी जवाब दीजिए, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग जवाब देंगे। गौरव, नहीं पता सर। चलिए कोई बात नहीं, और कोई कमेंट नहीं किया, बट मैं जवाब दे रहा हूं, बहुत इजीली आप समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। और नहीं समझ में आवे तो दोबारा समझने का भी प्रयास करेंगे, पूछ लेंगे। समझिए क्वासी जुडिशियल क्या है। जुडिशियल का मतलब जो कोई भी जुडिशियल न्यायिक काम होते हैं कोर्ट के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा, जो भी ऑर्डर डिसीजन, दैट इज जुडिशियल। लेकिन क्वासी जुडिशियल क्या है, इनको समझिए। देखिए, आपके कंट्री में कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनके कार्य जुडिशियल नहीं होते, रियली
वो पोस्ट जुडिशियल नहीं है, वो जज नहीं होते, उनका पोस्ट जो होता है, उनके वर्क जो होते हैं मेनली जुडिशरी से संबंधित नहीं, और कोई भी जजमेंट देने का काम नहीं करते। पद उनका कैसा है? एक्सिक्यूटिव, कार्यकारी पद है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को उदाहरण देकर क्लियर कर दूं, जैसे तहसील में जानते होंगे पोस्ट होता है तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, और भी पोस्ट है आगे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे क्या कलेक्टर, कमिश्नर एटसेट्रा पोस्ट है। तो ये पोस्ट एक्सिक्यूटिव पोस्ट है, कार्यकारी पद है। जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्टर होता है उसको जिम्मेदारी दिया गया है पूरे डिस्ट्रिक्ट में लॉ ऑर्डर मेंटेन करना, डिस्ट्रिक्ट में पीस एंड सिक्योरिटी, यानी डिस्ट्रिक्ट का ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा कलेक्टर होता है। और कभी भी किसी के डिस्ट्रिक्ट में दंगा हुआ, काफी लोग मारे गए, तो गवर्नमेंट सस्पेंड सबसे पहले कलेक्टर को ही करेगी, ट्रांसफर करेगी जो भी पनिशमेंट। माना जाएगा कि वो कलेक्टर बहुत सफल नहीं है, अच्छा प्रशासन नहीं करता, तभी तो उसके रहते इतने ऐसे हो गए, कुछ कर नहीं पाए। तो एक कलेक्टर की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट में लॉ ऑर्डर मेंटेन करना, पीस एंड सिक्योरिटी, शांति सुरक्षा। लेकिन आप जानते होंगे टाइम टू टाइम जो रेवेन्यू के केसेस आते हैं किसके पास? तहसीलदार के पास, और वो डिसीजन देता है। तहसीलदार के बाद कहां गया? एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिप्टी कलेक्टर। उसके बाद कहां गया? कलेक्टर। तो कलेक्टर के पास जब रेवेन्यू का केस जाता है तो कलेक्टर जजमेंट डिसीजन भी देता है। लेकिन मैंने अभी बताया कि कलेक्टर का मेन मुख्य जिम्मेदारी है कलेक्टर का डिस्ट्रिक्ट में लॉ ऑर्डर मेंटेन करना, पीस एंड सिक्योरिटी, शांति सुरक्षा। और कलेक्टर एक एक्सिक्यूटिव कार्यकारी पद है, कलेक्टर जज नहीं होता। लेकिन रेवेन्यू के केसेज में, राजस्व के मामले में जब कलेक्टर डिसीजन जजमेंट देता है तो जज नहीं है, इसलिए रेवेन्यू के केस में दिए गए जजमेंट डिसीजन को जुडिशियल नहीं बोला जाता है, क्वासी जुडिशियल बोला जाता है, क्योंकि जज नहीं है। तो रेवेन्यू के मामले में डिसीजन जजमेंट निर्णय जरूर देता है, लेकिन उसके दिए गए डिसीजन निर्णय को जुडिशियल इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि कलेक्टर जज नहीं है। और किसी भी मामले में डिस्ट्रिक्ट जज अगर डिसीजन देता है तो वो जज है, इसलिए उनके दिए गए डिसीजन को कहा जाएगा जुडिशियल। दोनों में डिफरेंसेस समझ गए होंगे। तो क्वासी जुडिशियल से मीनिंग है इस तरह का पोस्ट जो जुडिशियल पोस्ट नहीं है, एक्सिक्यूटिव पोस्ट है, कार्यकारी पद है, और वो रेवेन्यू एटसेट्रा मामले में जजमेंट डिसीजन देता है, तो जज नहीं है, इसलिए उनके दिए गए जजमेंट डिसीजन को जुडिशियल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कलेक्टर जज नहीं है, एक्सिक्यूटिव कार्यकारी पद है, इसलिए उनके दिए गए रेवेन्यू के डिसीजन को क्वासी जुडिशियल बोलेंगे। और वही डिस्ट्रिक्ट जज जो जुडिशियल पोस्ट है, जजमेंट डिसीजन देगा, तो जज है, उसका पोस्ट जुडिशियल है, इसलिए उसके दिए गए डिसीजन को क्या बोलेंगे? जुडिशियल। तो क्वासी जुडिशियल मेरे ख्याल से सभी समझ गए होंगे। क्वासी जुडिशियल जो समझ गए हैं अपने कमेंट में यस लिख सकते हैं, जो नहीं समझे हैं नो लिख सकते हैं। अगर सभी समझ गए हैं तो लिख सकते हैं। समझे हैं या नहीं, यस या नो अपनी रिएक्शन दीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। अगर समझ गए हो तो यस रिएक्शन अपना कमेंट दीजिए। रमन सिंह, उदय, दिनेश, गौरव सभी लोग अपने विचार दीजिए। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अच्छा, उदय अभी नहीं समझे हैं, दिनेश भी नहीं, फिर से मैं बता रहा हूं, उदय और दिनेश सभी लोग समझे, शायद अब की बार समझ जाएंगे। ध्यान दीजिए, मैंने ये कहा कि हमारे देश में कुछ ऐसे पोस्ट हैं भारत में जो एक्सिक्यूटिव, हिंदी में कहेंगे कार्यकारी पद है। कौन से पोस्ट? पोस्ट जैसे मान लीजिए तहसीलदार है, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, या इसी प्रकार से कहेंगे कमिश्नर, ये कार्यकारी पद एक्सिक्यूटिव पोस्ट है। ये न्यायिक पद नहीं है, ये जज जुडिशियल पोस्ट नहीं है, ये लोग जज नहीं है, इनको कार्यकारी एक्सिक्यूटिव जिम्मेदारी। तो मैंने एग्जांपल दिया कलेक्टर को कि कलेक्टर की जिम्मेदारी पूरे डिस्ट्रिक्ट में लॉ ऑर्डर मेंटेन करना, लॉ ऑर्डर कानूनी व्यवस्था मेंटेन करना, और कलेक्टर की जिम्मेदारी है पूरे डिस्ट्रिक्ट में पीस एंड सिक्योरिटी, शांति सुरक्षा मेंटेन करना। लेकिन कलेक्टर के पास डिस्ट्रिक्ट में जो रेवेन्यू के केसेज हैं, राजस्व के मुकदमे, वो जाते हैं तहसीलदार के पास गया, फिर एसडीएम के पास, फिर कलेक्टर के पास। तो कलेक्टर के पास जब गया तो कलेक्टर रेवेन्यू के केसेज में जजमेंट डिसीजन देता है, निर्णय देता है। लेकिन कलेक्टर को मैं पहले ही से बता रहा हूं, जज नहीं है, कार्यकारी पद है, एक्सिक्यूटिव पोस्ट है,
इस कारण से चूंकि कलेक्टर का पोस्ट जुडिशियल नहीं है, न्यायिक पद नहीं है, इसलिए रेवेन्यू के केस में कलेक्टर के दिए गए जजमेंट डिसीजन को जुडिशियल नहीं बोला जाता, क्वासी जुडिशियल बोला जाता है। और वही जज जो डिसीजन देता है, तो जुडिशियल पोस्ट है, जज है, इसलिए उसके दिए गए डिसीजन को क्या कहेंगे? जुडिशियल। और कलेक्टर जुडिशियल पोस्ट नहीं है, इसलिए उनके दिए गए डिसीजन को क्या कहेंगे? क्वासी जुडिशियल। अब समझ गए अंतर? तो अब अगर समझ गए हो तो अपनी प्रतिक्रिया जो नो दिए हैं वो यस दे सकते हैं, अगर समझे हो तो, नहीं समझे हो तो अपना विचार दीजिए। जल्दी बोलिए अपना रिएक्शन। नो वाले लोग अगर समझ गए हैं तो बोलिए, नहीं समझे हो तो फिर से नो लिख सकते हैं। कितने लोगों की अभी भी नहीं समझे? विचार जल्दी दीजिए, कमेंट जल्दी। अभिषेक यस हो गया, अभिषेक समझ गए होंगे, बहुत सिंपल तरीके समझाए। उदय भी समझ गए, चलिए दिनेश सभी समझ गए। अभिषेक आप ही बताइए क्या नहीं समझ रहे? अब तो मैं ये जानना चाहूंगा क्या नहीं समझे उसको, क्योंकि सभी समझ गए और अभिषेक नो लिख रहे हैं, तो क्या बात है जो नहीं समझ रहे हैं? बोलिए, क्या चीज नहीं समझे हैं? ये भी तो बोलिए, सिर्फ नो लिखना तो पर्याप्त नहीं है। क्या नहीं समझ रहे हैं उसको कमेंट जल्दी कीजिए तो मैं समझाऊं। बहुत इससे सिंपल तरीका कोई समझा नहीं सकता। और ऑफलाइन में देखते हैं, एलएलबी के भी स्टूडेंट होते हैं, लॉ का जो जीएस पढ़ते हैं, एक बार एग्जाम्पल लेके समझाने पर खुश हो जाते हैं कि बहुत क्लियर हो गया। अदर स्टूडेंट जो सिंपली ग्रेजुएशन है सभी, लेकिन क्या नहीं समझे अभी से कुछ को बताइए, तब तो मैं बताऊं। सिर्फ नो लिखना पर्याप्त नहीं ना है, मैं तो सारे तरीके अपनाए। जल्दी सौरभ बोलिए क्या नहीं समझे हैं। चलिए एक बार मैं और समझा रहा हूं, मेरे ख्याल से शायद आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। सभी स्टूडेंट समझ गए, सारे यस लिख रहे हैं। एक बार और समझा रहा हूं और अपने रिएक्शन तब दीजिएगा। मैंने कहा कि ऐसे पोस्ट जो जुडिशियल पोस्ट नहीं है, जज नहीं है, एक्सिक्यूटिव कार्यकारी पद है। क्या करते हैं ये? जैसे शांति व्यवस्था देखना, लॉ ऑर्डर कानूनी व्यवस्था, ये जज नहीं है, जुडिशियल काम नहीं करते। और एग्जाम्पल मैंने दिया कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। पूरे डिस्ट्रिक्ट में लॉ ऑर्डर मेंटेन करना, पीस एंड सिक्योरिटी, शांति सुरक्षा, कानूनी व्यवस्था देखना इनका काम है। बट रेवेन्यू राजस्व के जो मुकदमे केस जाते हैं, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर के यहां, तो ये सभी इसमें निर्णय देते हैं। अब ये जो निर्णय देते हैं, डिसीजन देते हैं, ये पद तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, ये जज नहीं है, ये एक्सिक्यूटिव कार्यकारी पद है। इसलिए रेवेन्यू के केस में जो ये निर्णय देते हैं, जजमेंट देते हैं, ये जज नहीं है। इसलिए इनके दिए गए डिसीजन, निर्णय को जुडिशियल नहीं कहा जाता, क्वासी जुडिशियल। और जज किसी मामले में निर्णय देगा, जजमेंट देगा, तो जज है, जुडिशियल पोस्ट है, इसलिए उनके जजमेंट को, डिसीजन को बोला जाता है जुडिशियल। तो क्वासी जुडिशियल क्यों कहते हैं? क्वासी जुडिशियल पोस्ट कौन है? अब समझ गए, ऐसे पोस्ट जो जुडिशियल नहीं है, एक्सिक्यूटिव है, और ओकेजनली टाइम टू टाइम रेवेन्यू वगैरह केसेज में जजमेंट देते हैं, जबकि जुडिशियल पोस्ट नहीं है, इसलिए उनके जजमेंट को बोलते हैं क्वासी जुडिशियल। अब स्पेशली मैं विचार जानना चाहूंगा अभिषेक का और सौरभ का। जल्दी अपनी कमेंट दीजिए तो मैं समझूं। जल्दी सौरभ एंड गौरव दिए हैं विचार। सर आज रात में 8 बजे से मैम की क्लास होगी, क्या मैनेजमेंट से कोई इंफॉर्मेशन? आप गौरव सबसे पहले मैं जो काम कर रहा हूं इसके बारे में विचार दीजिए। दूसरे क्लास की बात मैं अभी नहीं करूंगा। मैं पूछ रहा हूं समझ आया कि नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, और रात की क्लास की बात कर रहे हैं। अभी की बात कीजिए। तो मैम की कैसी क्लास होगी? गौरव बताइए, मैम की कैसी क्लास है? क्या एमसीक्यू का, क्या कुछ और है? ये भी नहीं बोल रहे हैं, कौन सा क्लास, ये भी नहीं। तो समझ गए होंगे सभी अब यस लिख रहे हैं। अभिषेक कुछ नहीं लिख रहे हैं। अभिषेक क्लियर नहीं चल रहा था सर। क्या नहीं क्लियर चल रहा था? अरे यार मैं पूछ रहा हूं समझ में आया कि नहीं, वो नहीं लिख रहे, वो क्लियर नहीं चल रहा था। तो मेरे ख्याल से अभिषेक आप समझ रहे हैं, हो गया। तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। चलिए
है? नहीं नहीं, अभी नहीं, 10-15 मिनट चलेगा, अभी रुक जाइए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट इट होगा, ये होगा सर्टियोरेरी। मार्कर ठीक नहीं हुआ। सर्टियोरेरी हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेषण। बहुत ध्यान से यहां भी समझिएगा, प्रोहिबिशन और सर्टियोरेरी दोनों में कुछ सिमिलरिटी भी है, डिफरेंसेस भी हैं, मैं क्लियर करूंगा, ध्यान से समझिए। तो जब कहीं भी कोई केस है लोअर कोर्ट में, ध्यान दीजिएगा, और लोअर कोर्ट का जज आउटसाइड ऑफ जुडिक्शन, न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर काम करने वाला है, तो ऐसे परिस्थिति में भी हम लोग एप्लीकेशन इसका देंगे। ध्यान दीजिए, बट सिचुएशन क्या है, मान लीजिए आपका एनिमी, दुश्मन जिससे केस लड़ रहे हैं, लोअर कोर्ट का जज उसका नियरेस्ट डियरेस्ट है, यानी आपको पता चला एडवोकेट से कि आपके दुश्मन का ही फ्रेंड परिचित जज है, तो न्याय के चांसेस नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में आप सर्टियोरेरी की मांग करें, उत्प्रेषण का। जब इस रीट का मांग करते हैं तो हाई कोर्ट जब इस रीट को ऑर्डर करेगा तो इमीडिएट गलत करने से रोकेगा, रोकने का काम किया, इसलिए यहां भी आप कहेंगे क्या, निगेटिव। और चूंकि रोक दिया तो आपका नुकसान होने से बच गया, तो इसलिए आप यहां भी कहेंगे कि हाई कोर्ट का, हायर कोर्ट का रोल कैसा है, यह है प्रोटेक्टिव, तो आपका नुकसान होने से बच गया, इसलिए कहेंगे प्रोटेक्टिव यानी रक्षात्मक। ये प्रोटेक्टिव यानी रक्षात्मक। और ध्यान दीजिए, इतने काम तो प्रोहिबिशन में थे, और सर्टियोरेरी की बात है तो जाहिर सी बात है इतना ही नहीं होगा, कुछ और भी होगा, तभी तो एक और रीट की जरूरत पड़ी। तो हायर कोर्ट को यह भी पावर दिया गया है कि इस रीट को ट्रांसफर कर देगा किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। आप दुश्मन जी से केस लड़ रहे हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट के जज उनके फ्रेंड, उनके परिचित नहीं होंगे, तो आपको न्याय मिल सके, इसलिए असेंबली के मेंबर व्यवस्था दिए हैं। हायर कोर्ट इस केस को ट्रांसफर कर देगा दूसरे जगह, यहां से हटा दिया ताकि न्याय मिल सके। नंबर फर्स्ट एक्शन। सेकंड एक्शन, हायर कोर्ट को यह भी पावर है, इसको केस को ही ऑर्डर करके अपने पास मंगा लिया और अपने लेवल से स्टडी करेगा। हाई कोर्ट जो उचित समझा न्यू ऑर्डर करेगा, न्यू ऑर्डर किया डिसीजन करके, इसलिए इसको आप कहेंगे पॉजिटिव, यानी हिंदी में सकारात्मक। पॉजिटिव सकारात्मक। एक बात समझिएगा, पॉजिटिव सकारात्मक की जो बात कर रहे हैं, क्या ये पॉजिटिव सकारात्मक रोल मैंने प्रोहिबिशन में दिखाया? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आप समझ गए? तो इस तरह से बिल्कुल नहीं है, वहां पर पॉजिटिव सिर्फ नेगेटिव है एंड प्रोटेक्टिव। यहां पर नेगेटिव एंड प्रोटेक्टिव दोनों हैं एंड पॉजिटिव भी है, तो ये डिफरेंस है, पॉजिटिव वहां नहीं है, यहां है। अब रही बात सर्टियोरेरी रीट की सुविधा किस रीट में कहां पर मिलेगा? सेम बात है, वहीं प्रोहिबिशन, अंतर नहीं है, ये दोनों में सेम है। कहां पर इसकी सुविधा नहीं मिलेगी? वहां भी मैंने अभी लिखा था बोर्ड पर, कहां नहीं मिलेगा, वही सेम है। अब समझ गए होंगे? तो आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, ट्रिब्यूनल की बात है, इसको समझ लीजिए। एक लोगों ने लिखा है ट्रिब्यूनल क्या है। देखिए, ट्रिब्यूनल हमारे कंट्री में एक ऐसी बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लाई होते हैं। मोनिका ने लिखी है ट्रिब्यूनल क्या होता है, बड़ी अच्छी बात है, आपने क्वेश्चन किया, समझिए। ट्रिब्यूनल हमारे यहां एक ऐसी बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लाई होते हैं और उनसे सर्विस से रिलेटेड कोई केस है, हियरिंग वहीं होता है। आपको उदाहरण देकर क्लियर कर दूं। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में रेलवे का कोई इंप्लाई है, पोस्टिंग है। आप जानते होंगे रेलवे का मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। आप इंजीनियर हैं रेलवे में, आप PWI, आप अकाउंटेंट हैं, तो उत्तर प्रदेश में जहां भी पोस्टिंग है, काम करते हुए आपने बहुत बड़ी ईमानदारी दिखाया। क्या? कई लाखों की लकड़ियां आपने गायब करवा दिया, कई लाखों के लोहे। अब डिपार्टमेंट आप पर केस करेगा तो हमारे आप जैसे सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लाई हैं, इसलिए उनके अगेंस्ट केस डिपार्टमेंट करेगा। कहां? कैट। कैट आप लोग जानते होंगे, कैट से मतलब क्या है समझिए। ये है कैट, और कैट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो इस प्रकार से कैट में केस होगा, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण।
तो उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग है, यूपी में कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कहां पर है? यह है इलाहाबाद में, वहीं केस होगा। और उसने जजमेंट डिसीजन दे दिया। अब यह केस अपील कहां होगा? हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद। फिर केस अपील कहां होगा? सुप्रीम कोर्ट। यह है ट्रिब्यूनल। और आज के डेट में ट्रिब्यूनल कुछ और क्षेत्रों में भी हो गया है, जैसे इनकम टैक्स के लिए सेपरेट ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स एम्प्लॉई से रिलेटेड, उसका नेम है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। और भी बता दूं, इन्वायरमेंट पर्यावरण से रिलेटेड सेपरेट ट्रिब्यूनल भारत सरकार तैयार कर चुकी है, उसका नाम है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये है ट्रिब्यूनल। मोनिका जी, आपने जो क्वेश्चन किया मेरे ख्याल से समझ गई होंगी, और अगर समझ आ गया हो तो यस जरूर लिखिएगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रीड एंड लास्ट रीड। लास्ट रीड कौन है? फिफ्थ। तो लास्ट रीड होता है, ये फिफ्थ है, और ये होता है क्यू वारंटो। अधिकार परीक्षा। क्यों वारंटो अधिकार परीक्षा क्या है रेट, इसको देखते हैं। देखिए, क्यों वारंटो अधिकार परीक्षा जो रेट है, इसमें व्यवस्था इस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, सपोज कर लीजिए, और चलिए थैंक यू मोनिका जी। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है और किसी पोस्ट पर अनधिकृत रूप में है, तो कोई भी व्यक्ति है बट किसी पोस्ट पर अनऑथराइज है, अनधिकृत रूप में, और उससे हमारे समाज पब्लिक को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका व्यक्तिगत कोई लॉस नुकसान नहीं है, लेकिन आप हाईली एजुकेटेड हैं, समाज का लॉस नुकसान नहीं देखा गया, तो ऐसी परिस्थिति में समाज को अच्छे ढंग से व्यवस्था हो सके, आप क्यों वारंटों का डिमांड करते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जितनी बातें बताया आप अच्छे से नहीं समझे होंगे अभी भी, इसलिए क्यों वारंटों को समझाने के लिए क्यों वारंटों से रिलेटेड एक सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का है, मैं उसको सुनाना चाहूंगा, और एक कहानी के रूप में इसको सुनाऊंगा, तो आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। समझिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में पीएससी, प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी होती है। तो उत्तर प्रदेश में पीएससी बटालियन का एक कांस्टेबल था, उसने कोई गलती किया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उनको नौकरी से डिसमिस कर दिया। आप जानते होंगे, फोर्स में कोई भी है डिसमिस हो गया तो उसे यूनिफॉर्म वर्दी पहनने का अब राइट नहीं, पोस्ट नहीं तो वर्दी नहीं। लेकिन वो करता क्या था? वर्दी पहन लेता था, और वर्दी भी कांस्टेबल नहीं, इंस्पेक्टर बन जाता था, 3-3 स्टार इधर सब कुछ। और एनएच पर खड़ा होता था, नेशनल हाईवे पर। बस आप कार से जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं, कोई भी सिग्नल दिया, आप इसलिए रुक गए क्योंकि देख रहे हैं 3 स्टार इंस्पेक्टर है, सम्मान समझ रहे, भागे नहीं, आपने इग्नोर नहीं किया, रुक गए। अब जब रुक गए तो एक एक कमियां निकालकर आपको हड़का रहा है। जैसे आप घर से जल्दी निकले, सॉक्स और शू नहीं, आप सैंडल स्लीपर में चल दी, ड्राइव कर रहे हैं, तो एक एक कमी, ड्राइविंग का रूल नहीं जानते हो, तुम सैंडल्स और इस तरह से स्लीपर पहन के ड्राइव कर रहे हो, तुमने बेल्ट नहीं लगाया, इस एक एक कमियां देख करके आपको हड़काना, मैं चालान कर दूंगा, पीटूंगा, मारूंगा। ये अब बहुत जल्दी में 50 रुपया दिए कि इंस्पेक्टर साहब बहुत जल्दी में छोड़िए, ठीक है जाओ, दोबारा गलती मत करना। तो दिन भर किसी से 50 रुपये, कोई से 500, ट्रक वालों से एक एक कमी निकालकर हजारों रुपये लेना, दिन भर लूटता था। उसी हाईवे से कोई व्यक्ति, आप जैसा इंसान जो पढ़ा लिखा संविधान जानता है, आता जाता था बाइक स्कूटी से। एक दिन उसे नहीं देखा गया और उस इंस्पेक्टर के बगल में किनारे अपनी बाइक खड़ा किया और क्वेश्चन किया, मिस्टर इंस्पेक्टर आपकी पोस्टिंग किस पुलिस स्टेशन में? क्वेश्चन वाजिब था। इंस्पेक्टर इमीडिएट जवाब दिए, पुलिस स्टेशन का नाम बताए। मुश्किल से वहां से 1.5 किलोमीटर दूरी थी, वह व्यक्ति उस रिलेटेड पुलिस स्टेशन पहुंच गया और वहां के इंचार्ज इंस्पेक्टर से मिलकर पर्सनली क्वेश्चन किया कि मिस्टर इंस्पेक्टर, क्या गवर्नमेंट ने आपको वर्दी दिया आप सभी को इसीलिए क्योंकि सीधे साधे लोगों को तबाह करे? नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, गाड़ियां रोड पर चलना अगर क्राइम है तो गाड़ियां चलेंगी कहां?
ओरिजिनली जो इंस्पेक्टर वहां पर था ये सारी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य में पड़ा और पूछा ऐसा कहां देखते हैं जो वर्दी को बदनाम कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं डेली देखता हूं, आज भी देखा हूं, और इंस्पेक्टर से मैंने क्वेश्चन किया तो बताए हैं आप ही के यहां पोस्टिंग है। जब उसके पुलिस स्टेशन की बदनामी की बात आई तो उसने रिक्वेस्टली बोला प्लीज हमारे साथ चलिए, हमको भी दिखाई। जब इंस्पेक्टर इनको लेकर चला, 2 कांस्टेबल भी ले लिया। मौके पर पहुंचा तो एक ट्रक के ड्राइवर से फ्रॉड इंस्पेक्टर अभी रुपये ले रहा था, रंगे हाथ इंस्पेक्टर पकड़ लिया, पुलिस स्टेशन लाया। जिस व्यक्ति ने कंप्लेन किया दूसरे दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसके लिए क्यों वारंट और रिट का डिमांड किया। अधिकार परीक्षा रिट, इसमें जजेस क्वेश्चन करते हैं किस अधिकार से तुम इस पोस्ट पर हो, इसीलिए इसका नाम है अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन होते हैं इसलिए नाम है क्यों वारंट। अब जब जजेस क्वेश्चन किए तो डर से फ्रॉड इंस्पेक्टर कंपनी लगा रोने लगा। आप वास्तव में सिलेक्टेड होंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जज भी क्वेश्चन करेगा, आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि सारे रिकॉर्ड कमीशन से मिल जाएंगे। जिस डिपार्टमेंट पर पोस्टिंग सभी कुछ और आपको कुछ जुडिशरी नहीं कर पाई, बट फ्रॉड था, डर से रोने लगा। जवाब मिल गया, सच्चाई। हाईकोर्ट की जजेस तुरंत ऑर्डर किए अरेस्ट दिस, और जज का ऑर्डर होगा तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने में विलंब नहीं करेगा और उन्हें उचित स्थान पर डाल दिया गया। उचित स्थान तो समझ गए होंगे जेल। आप लोग जानते होंगे फ्रॉड के फोर्जरी के केस में जल्दी किसी को बिल नहीं मिलता, बेल नहीं मिलता, जमानत नहीं होता, जिंदगी बर्बाद हो गई। बट जिस व्यक्ति ने क्यों वारंटो एप्लीकेशन देकर डिमांड किया उसने किसके लिए किया? क्या पर्सनली अपने लिए? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। किसके लिए किया? सोसाइटी, समाज के लिए। समाज का नुकसान देखा नहीं जा रहा था। तो कमीशन आपसे क्वेश्चन करेगा ऑल 5 रेट्स, सभी 5 रीटों में सिंगल रीट एक कौन है जो पब्लिक इंटरेस्ट में डिमांड होता है, आम जनता के हित में मांग होता है? आपका द बेस्ट ऑप्शन कौन होगा? क्यो वारंटो। आपको याद दिला दूं, हैबियस कॉर्पस की मांग तब आपने किया जो आपके घर से कोई बंदी था, यानी पर्सनल इंटरेस्ट। मैंडेमस की डिमांड तब आपने किया जब आप ही की चोरी हुई थी, पर्सनल इंटरेस्ट। प्रोहिबिशन तब जो आप ही का केस था कोर्ट में। सर्जरी तब जब आप ही का केस था, यानी सभी पर्सनल इंटरेस्ट। सिर्फ एक है जो अपने लिए नहीं समाज के लिए डिमांड करते हैं, और यह है क्यों वारंट। सभी रिट हो गए, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। कितने लोग हैं जो नहीं समझे हैं? इस कहानी को इसीलिए सुनाया जो बच्चे भी इस कहानी से आसानी से समझ जाते हैं। आप लोग तो ग्रेजुएट हैं, निश्चित समझ गए होंगे। समझ गए सभी? अगर समझ गए तो यस, समझ गए होंगे। इस सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जो मैंने सुनाया। अब हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल, और नेक्स्ट आर्टिकल होगा, यह होगा 33। आर्टिकल 32 में 5 रिट्स हैं, सभी रिट मैंने डिस्कस किया। अब हम लोग बातें करेंगे आर्टिकल 33 अनुच्छेद 33। समझिएगा, अंडर आर्टिकल 33 व्यवस्था है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सुरक्षा बलों और सूचना ब्यूरो के सदस्यों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उनके मूल अधिकारों का निलंबन। गौरव का विचार में देख लो। यस सर, आप ऐसा समझाते हैं कोई कभी भूल नहीं सकता। हाँ गौरव, ये कहानी इसलिए सुनाया जाता है, मैंने देखा सीडीएस एग्जाम नहीं, पीसीएस एग्जाम नहीं बताते हैं कि जब किसी थीम को कहानी के रूप में समझाते हैं तो क्वेश्चन सामने आने पर तुरंत कहानी याद आता है, हम लोग सही कर जाते हैं। तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड थीम को किसी सच्ची घटना से जोड़कर, किसी कहानी से जोड़कर समझाने से मेरे स्टूडेंट आसानी से समझते हैं, इसलिए डायरेक्ट न समझाकर एक कहानी का रूप दिया। और थैंक यू, आप सभी लोग भी समझ गए, बस ये मेरी सफलता मानी जाएगी। आपको समझाने में सफल हो, यही मेरी सफलता है। आप न समझ पावे, हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए आपका रिएक्शन भी सभी का मैं पूछता हूं कि आप समझे कि नहीं। यस नो लिखें। थैंक यू, आप सभी समझ गए, सभी ने यस लिखा है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो आर्टिकल 33 में व्यवस्था है जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, यानी स्टेट की पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, सेनाएं हमारी हैं, और साथ साथ इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सूचना ब्यूरो। इंफॉर्मेशन ब्यूरो आप जानते ही हैं, जैसे रॉ, एनआईए, आईबी, सीबीसी, सीबीआई एटसेट्रा, ये सभी हैं। तो इस प्रकार से ये सभी इंफॉर्मेशन ब्यूरो और सुरक्षा से संबंधित जो हैं, इनके फंडामेंटल राइट
हम आप सिविलियन जैसे नहीं हैं, जैसे हम आप सिविलियन अपने मूल अधिकार इस्तेमाल करते हैं, ये लोग नहीं कर सकते। सस्पेंड किए गए। और क्यों सस्पेंड? डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। अगर इनके भी फंडामेंटल राइट हमारे आप जैसे ये लोग भी इस्तेमाल करें तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। आपको एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए पाकिस्तान अटैक कर रहा है, हमको आपको अंडर आर्टिकल 19 फ्रीडम है असेंबल करने का, यूनियन बनाने का। पाकिस्तान की सेना अटैक कर दी और हमारे सेना के जवान बोल रहे हैं ये अंडर आर्टिकल 19 फ्रीडम है असेंबल करने का, सीमा छोड़ के चले आए दिल्ली। अब सोचिए पाकिस्तान की सेना तो हमारी आपकी असेंबल कर देगी, यानी देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गया। तो सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंफॉर्मेशन ब्यूरो और सभी आर्मीज के लिए, फोर्सेज के लिए फंडामेंटल राइट डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए निलंबित किए गए। और मेरे ख्याल से आर्टिकल 33 सभी लोग समझ गए। आइए अब हम लोग बातें करें आर्टिकल 34। देखिए आर्टिकल 34 में व्यवस्था है ये मार्शल लॉ व्यवस्था है, इसमें सैन्य विधि। सैन्य विधि क्या होता है समझिएगा। देखिए मार्शल लॉ सैन्य विधि की जो व्यवस्था है इस प्रकार से, जैसे कभी भी इंडिया में गवर्नमेंट की आउट ऑफ कंट्रोल पब्लिक हो जाती है, गवर्नमेंट देश की जनता पर कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो ऐसे परिस्थिति में व्यवस्था है मार्शल लॉ। यानी मार्शल लॉ एक ऐसा प्रोविजन है जो देश पर सभी तरह के कंट्रोल सेना का होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल खत्म। जैसा चाहेंगे सेना के ऑफिसर पदाधिकारी डायरेक्शन देंगे, उस डायरेक्शन कंट्रोल में हम आप इंडियन पब्लिक को रहना होगा। यह व्यवस्था है मार्शल लॉ। लेकिन कमीशन आपसे पूछता है कि मार्शल लॉ की व्यवस्था ये कब कितने बार हुआ? आपका जवाब एक बार भी नहीं। ये मार्शल लॉ की व्यवस्था लग चुका है हमारा दुश्मन पड़ोसी पाकिस्तान। याद कीजिए यहां पर परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में इसी के एग्जाम्पल थे। हमारा देश वर्ल्ड का एक माना जाना डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। आज तक हमारे यहां नहीं लगा, आगे भी चांसेज नहीं। तो एसएससी कमीशन ने यहां से क्वेश्चन किया है और सुप्रीम कोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड के एग्जाम में भी एक बार पूछा गया है कि मार्शल लॉ का प्रोविजन सैन्य विधि की व्यवस्था किस आर्टिकल में है? आपका जवाब आर्टिकल 34। और नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल हम बातें करने चल रहे हैं, यह है आर्टिकल 35 अनुच्छेद 35। देखिए आर्टिकल 35 में व्यवस्था है किसी भी फंडामेंटल राइट्स को इफेक्टिव प्रभावी रूप देना है, तो संसद को यह पावर है कि फंडामेंटल राइट्स को इफेक्टिव प्रभावी रूप देने के लिए संसद कानून बना करके व्यवस्था दे सकती है। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 की व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट की प्रोविजन है, इनको इफेक्टिव प्रभावी रूप देने के लिए संसद पार्लियामेंट ऑथराइज है, वो ऐसा करेगा। तो कमीशन आपसे पूछेगा कि फंडामेंटल राइट्स को इफेक्टिव प्रभावी रूप देने के लिए पार्लियामेंट ऑथराइज है अंडर विच आर्टिकल? पूछा गया ये क्वेश्चन है, पीसीएस यूपी भी पूछा है और ये क्वेश्चन हरियाणा पीसीएस में भी पूछा गया। तो आपका जवाब होगा आर्टिकल 35। यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को पावर है मूल अधिकारों को प्रभावी रूप देने के लिए? आपका जवाब अनुच्छेद 35। एक क्वेश्चन और, सिटीजनशिप से रिलेटेड रूल रेगुलेट करने के लिए संसद ऑथराइज है, तो आपका जवाब 11। मैंने बताया था। तो याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, वहां पूछा सिटीजनशिप से रिलेटेड तो उसका आर्टिकल अंतिम है 11, और मूल अधिकारों से संबंधित पूछा तो मूल अधिकार का अंतिम अनुच्छेद कौन है? 35। ये याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, तो आपको याद आ ही जाएगा। अंतिम अनुच्छेद का मतलब 35 और वहां पर अंतिम अनुच्छेद का मतलब 11। ये सबसे बढ़िया याद करने का तरीका। गौरव ने कहा है पीआईएल के बारे में भी बता दी। देखिए गौरव, पीआईएल भी समझ लीजिए। तो इसी के साथ फंडामेंटल राइट्स जो टॉपिक है मूल अधिकार खत्म हो गया, और अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो अगले क्लास में हम लोग बातें करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात, यानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में टॉपिक होगा निदेशक तत्व। तो ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, निदेशक तत्व, नेक्स्ट क्लास में। और एक बात मैं बता दूं, आपने क्वेश्चन किया पीआईएल क्या होता है। देखिए पीआईएल का फुल फॉर्म होता है, ये होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो आपने ये पीआईएल पूछा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। पब्लिक का मतलब जन, जनता, इंटरेस्ट का मतलब हित, और एल का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित लिटिगेशन का मतलब याचिका, जनहित याचिका।
आपके देश में पीआईएल की व्यवस्था नहीं था, बट 1985 की बात है, 1985 की बात है। आपके कंट्री में एक माने जाने जज थे, जस्टिस पीएन भगवती। तो ये क्रेडिट, ये श्रेय जाता है जस्टिस पीएन भगवती जी को। जस्टिस पीएन भगवती, इनके साथ एक और जज थे जस्टिस कृष्णा, बट मेनली जाने जाते हैं जस्टिस पीएन भगवती, जो शुरुआत किए। तो इस प्रकार से आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि पीआईएल की शुरुआत हमारे देश में कब हुआ? 1985। और पीआईएल एक ऐसे व्यवस्था है जो इस सुविधा को पाने के लिए कोर्ट में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं। आप घर बैठे पोस्टकार्ड पर आपने लेटर राइटिंग किया और ये लेटर बॉक्स में डलवा दिए, सुप्रीम कोर्ट को इंफॉर्मेशन मिला, एक्शन ले लेगा। नंबर फर्स्ट। नंबर नेक्स्ट तरीका यह है कि आप किसी भी न्यूज़पेपर के ऑफिस में या किसी भी चैनल पर आपने फोन करके भी इंफॉर्मेशन दे दिया, उस आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्शन लेंगे। तो इस सबसे बड़ा डिफरेंस कि पीआईएल में कोर्ट में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं, आप घर बैठे भी आपको सुविधा मिलेगा। यानी न्यूज़पेपर में भी खबर पढ़ करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्शन लेते हैं। तो पीआईएल एक ऐसी व्यवस्था है जो अपने लिए डिमांड नहीं होता, जनहित याचिका आम जनता के लिए, और इसमें कोर्ट में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। घर बैठे फोन कर भी किसी न्यूज़पेपर और किसी न्यूज चैनल के ऑफिस में आपने फोन कर दिया, उस न्यूज को पब्लिश करेंगे और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसका स्टडी करके एक्शन ले लेंगे। ठीक है, जबकि रीट में कोर्ट में पहुंचना जरूरी है, बट पीआईएल में ऐसा नहीं। तो यह है जनहित याचिका, यानी आम जनता के लिए यह याचिका किया जाता है, जिसमें कोर्ट में प्रेजेंट होना आवश्यक नहीं, घर बैठे होगा। यह है पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हो गया होगा। भुवनेश्वर जी, सर जी लाइव नहीं देख पाता हूं, डाउन हो तो कैसे पूछूं? अच्छा चलिए, हम ये बात कर लेंगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। काफी टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, तो आज मैं अपने क्लास को यहीं रोकता हूं। नेक्स्ट क्लास जो होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है भुवनेश्वर जी, आपके प्रॉब्लम का भी समाधान होगा। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज क्लास अपनी यहीं ऑफ करते हैं और गुड बाय।